स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। शानदार शुरुआत के बाद आज बाजार थोड़ा मोमेंटम लूज करते हुए दिखे। अभी भी गेंस में है, 50 अंक ऊपर अभी भी आपको निफ्टी दिखेगा, 225 अंक निफ्टी बैंक है। बट जिस तरह से शुरुआत हुई थी, एक बार को लग रहा था कि शायद 18,000 की तरफ एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाजार। ऊपरी स्तरों से आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी। थोड़ा सेक्टर रोटेशन इस समय बाजार में होते हुए दिख रहा है। कई सारे और स्टॉक्स हैं जो फोकस में है एंड ऑफ कोर्स एक्शन तो अभी भी भरपूर है। ग्लोबल मार्केट्स का आज पूरा सपोर्ट बना हुआ है। तो कैसे रहेगा आखिरी 1.5 घंटा वीकेंड से पहले बाजार के लिए, आइए डालते हैं इस पर नजर। इस समय जान लीजिए मुनाफा वसूली थोड़ी आती हुई दिख रही है। 17,850 फिलहाल होल्ड करते हुए दिख रहा है आपको निफ्टी। हल्की बढ़त है बट हाँ, ऊपरी स्तरों से आपने बाजार में गिरावट जरूर देखी है। आईटी, मेटल और एफएमसीजी, फार्मा, यहां पर आप कमजोरी देख रहे हैं। बैंक्स अभी भी अपने गेन्स होल्ड कर रहे हैं। 40,400 पर है बैंक निफ्टी, करीब 250 अंक ऊपर इस समय। डॉलर इंडेक्स यहां पर 1% की गिरावट आई है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं रुपए में दमदार मजबूती है। 22 पैसे रुपए इस समय आपको मजबूत होते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैं कह रहा था, ग्लोबल बाजारों का पूरा सपोर्ट है आज। 225 अंक ऊपर है डाउ। यूरोप के बाजार में भी आपको मजबूती दिख रही है। कच्चे तेल में कुछ बड़ा एक्शन हो नहीं रहा है, तो ग्लोबल क्यूज बाजारों के लिए पूरे सपोर्टिव है। हाँ, हमारे बाजार जरूर थोड़ा ही इस समय मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो क्या ये मुनाफा वसूली और हावी हो सकती है या फिर सपोर्ट लेवल से फिर से आएगी खरीदारी? क्या करना है आपको आने वाले 1.5 घंटे में? कौन से सेक्टर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और डेटा क्या कह रहा है, आइए सब चीजें जानते हैं अनिल जी के साथ। गुड आफ्टरनून सर। एक्शन तो अच्छा है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से हमने मुनाफा वसूली जरूर देखी है। जो आप कह भी रहे थे सुबह एक बार कि 40, 500, 550, 600 के करीब आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हुआ। बट उसके बाद बाजार होल्ड भी कर रहे हैं। परफेक्ट है दीप, कहीं कोई समस्या है नहीं बाजार में। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल परफेक्ट है। 17,786 का आज लो है जी, राइट। तो बेसिकली वही 17,775 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है, वहीं पर सपोर्ट लेकर वापस 17,850 पे आ गया। ऊपर से नीचे देखेंगे तो 75 पॉइंट नीचे है, नीचे से ऊपर देखेंगे खुलने के बाद वाले में तो 75 पॉइंट ऊपर है। सो आई थिंक ठीक है, मार्केट कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे 18,000 के नजदीक पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना ही आना है। 17,950, 18,000 तो 17,925 वहाँ ही बना है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, जो 40,685 का हाई बना है, 40,600 और 750 का लेवल है, तो लगभग वहाँ पहुँचा ही है। नीचे में 280 का लो है, तो वही 275 का हमने आज बात की थी कि 275 और 200 की रेंज में लेना चाहिए। एग्जैक्टली वहीं से घुमाए। सो परफेक्ट है। बचे हुए समय में आपको सिंपल ये करना है, व्यू पॉजिटिव रखना है, ध्यान खरीदारी की तरफ रखना है। डाउ फ्यूचर्स आपको पता भी नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 250 पॉइंट की तरफ हो रहे हैं। तो अमेरिका में एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन की आज तैयारी है, ये ध्यान में रखिए। 250, 250 पॉइंट, और हम कह भी रहे हैं कि अभी भी 300-400 पॉइंट की कम से कम जगह डाउ में बची हुई है। कम से कम ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा है। सो आई थिंक व्यू नीचे आए, मौका मिले 17,800, 775 के आसपास वहाँ एंट्री कीजिए। वापस से इधर 40,200, 40,300 की रेंज में आए तो वहाँ एंट्री कीजिए। ऊपर में अगर 40,700, 800 की रेंज में आ जाए तो प्रॉफिट बुक करिए। 17,950, 18,000 की रेंज में आ जाए तो प्रॉफिट बुक करिए। लेकिन व्यू अगर दोनों में से एक डायरेक्शन का लेना है तो बाय ऑन डिप्स का रखिए, कोई चिंता की बात नहीं। अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जिसकी वजह से आपको डर लगे। ठीक है सर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब भी बात कर रहे हैं और 2-3 बड़ी खबरें भी, हमारी भी एक एक्सक्लूसिव है, कॉनकॉर पर भी थोड़ी क्लैरिटी आ सकती है। आइए एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं रेल मंत्री। आपके स्टील को पिघला के एक, जैसे मान लो ये है आपकी एक ग्लास है, या ये इसका ढक्कन लेता हूँ, ये व्हील का मान लो शेप है, तो लोहे को पिघला के इस तरह के एक मोल्ड में डाला जाता है, खांचे में, फिर वो ठंडा होता है और उसी शेप का फिर वो बन जाता है और उसके ऊपर मशीनिंग करके उसको स्मूथ वगैरह कर दिया जाता है। वो हुआ कास्ट व्हील। दूसरा होता है फोर्ज्ड व्हील। फोर्ज्ड व्हील होता है हाई स्पीड के लिए। 120 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा अगर जाना है, 120 kmph से ऊपर जाना है, तो उसमें फोर्ज्ड व्हील लगता है। फोर्ज्ड व्हील में क्या होता है, स्टील को गर्म करके उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रेसेस होती हैं, उस प्रेस से लगातार उसको पीटा जाता है। पीट पीट के उसको एकदम मजबूत बनाया जाता है। कहीं उसके अंदर छोटा सा भी कोई गैस का, वैक्यूम का कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं रहे, इतनी उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है। तो व्हील जो बनता है, फिर उसका व्हील इस तरह का, ये इस टाइप का उसका बनता है व्हील। ये फोर्ज्ड व्हील होता है। फोर्ज्ड व्हील की स्ट्रेंथ बहुत होती है, बहुत ताकत होती है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। और जब हाई स्पीड की एप्लीकेशन आती है, जैसे अपने वंदे भारत की स्पीड है, या LHB कोचेस की स्पीड है, या जो बड़े अच्छे वाले लोकोमोटिव्स अभी बना रहे हैं नए 9,000 और 12,000 हॉर्स पावर के, उन सब में केवल फोर्ज्ड व्हील ही लगता है।
फोर्ज व्हील 1960 से लेके अब तक हमेशा हम इंपोर्ट करते थे, मोस्टली यूरोप से, चेकोस्लोवेकिया से, यूक्रेन से, जर्मनी से, वहाँ से इंपोर्ट होते थे। और अब तय किया है हम लोगों ने कि इसको देश के लिए तो मैन्युफैक्चर करेंगे, साथ ही साथ फोर्ज्ड व्हील्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे। और ये अपॉर्चुनिटी सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा वॉल्यूम आ गया। अब कैसे आया वॉल्यूम? एक तो LHB का प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरा वंदे भारत, प्रधानमंत्री जी ने 400 वंदे भारत का टारगेट दिया, तो इससे वॉल्यूम हमारा बहुत बढ़ गया है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो नई फैक्ट्रीज लग सकती हैं, नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो पूरे टेक्निकल एनालिसिस के बाद में, इंडस्ट्री के साथ, सबके साथ बातचीत करने के बाद में ये तय हुआ और आज उसका टेंडर अपलोड हुआ है, इसलिए आप सबको बधाई देने के लिए बुलाया। तो जी बिजनेस की बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बताते हुए कि एक बड़ा टेंडर इशू करने जा रही है रेलवे, और हाई स्पीड व्हील्स के लिए टेंडर ये इशू किया जाएगा। जो फोर्जिंग के बाद ये व्हील्स बनाए जाएंगे, ये व्हील्स ज़्यादा टिकाऊ होंगे, ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले होंगे और इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी। आज सुबह ही आपने जी बिजनेस की तरफ से जो एक्सक्लूसिव खबर सुनी, जिसमें अमरीश ने कहा भी था कि 5,000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने की तैयारी है सरकार की, और उस खबर पर आपके सामने मुहर लगती हुई दिख रही। तो भेल और साथ ही साथ टेक्स मैको रेल, ये दो वो कंपनियां हैं जिनके लिए बेहद बेहद पॉजिटिव खबर है, क्योंकि व्हील्स बनाने के कारोबार में ये दिग्गज कंपनी है। एब्सोल्युटली, और हम देख भी रहे हैं स्टॉक्स पर रिएक्शन भी आ रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अनिल जी वो समझा रहे थे किस तरह के व्हील्स होते हैं, कौन सा व्हील ऐसा होता है, कौन सा। आपकी तो कई बार बात भी हुई है, जरा अभी आखिर में मैं लास्ट टाइम मेरी दिल्ली विजिट में मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और इंटरव्यू करने के बाद हम बातचीत कर रहे थे। तो रेल मंत्री जी जो है उनका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है। एब्सोल्युटली, वो IIT से वो इंजीनियरिंग कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है दीप। उसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। ठीक है, उसके बाद UPSC से IAS कर चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। तो उनकी टेक्निकल नॉलेज इतनी साउंड है। करेक्ट। और जैसे मैं उनसे सवाल पूछा था बुलेट ट्रेन के बारे में, मैंने सवाल पूछा तो बुलेट ट्रेन की स्पीड को लेकर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, पुल बनने से लेकर ट्रैक्स को लेकर, मतलब हर चीज में हैंड्स ऑन है। करेक्ट, हाँ। और गजब की खतरनाक नॉलेज है। और नॉलेज का भी कॉम्बिनेशन देखिए, टेक्निकल नॉलेज है IIT होने की वजह से, बिजनेस पढ़ा है उन्होंने विदेश में जाकर, तो वो मैनेजमेंट और बिजनेस की नॉलेज है, और ब्यूरोक्रेसी में इतना लंबे समय तक काम किया, वो भी है। सब कुछ मिला। मतलब आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड एजुकेटेड मिनिस्टर, और यंग है। हाँ। उनको यंग करने में मेरा भी एक फायदा है। रीजन बताओ जी। सेम साल 1970 की बॉर्न है उनकी। अच्छा, हाँ, फिर तो वो है तो बहुत मैं भी ज्यादा हूँ, बहुत ज्यादा है। तो मैं भी हूँ। तो आप सोचिए, मतलब 52 साल के हैं, और क्या गजब का एकेडमिक रिकॉर्ड और गजब की समझ है। सो इसीलिए जब ये बता रहे थे तो आपने सही पॉइंट पकड़ा। एक्चुअली मैं भी सोचा था, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो समझा रहे थे, बिकॉज टेक्नोलॉजी के मामले में हिज हैंड्स ऑन। इसीलिए तो रेलवे भी है उनके पास, IT है, कम्युनिकेशन है, टेलीकॉम है, तो सारी चीजें उन्हें पता है। ये सारे हाईली टेक्निकल मिनिस्ट्रीज जो है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज जो है, राइट मैन फॉर द जॉब। एब्सोल्युटली, अनडाउटेडली। चलिए, मतलब कई बार होता है, एक जमाना था, देखो वो भी एक अलग जमाना था जब प्योरली जो आपके पब्लिक लीडर्स होते थे वो चुन के जाते थे, वो मंत्री बनते थे, वो चलाते थे अपने साथ। अब थोड़ा थोड़ा जमाना पिछले कुछ सालों में बदला है, 10-15 सालों में, वो ये कि कई सारे टेक्नोक्रेट्स बनने लगे हैं। अब नेचुरली टेक्नोक्रेट्स का एक अलग एडवांटेज होता है कि उनकी समझ, उनका एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन उनका पब्लिक बेस कम होता है। उनका पब्लिक बेस होता था लेकिन मिनिस्ट्री की समझ कम होती थी। सो हर वक्त की ट्रेंड है, अभी की ट्रेंड ये है। उसका रिजल्ट भी आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, हाँ, मतलब आप उनको, अब जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, खुद इंजीनियर, तो आप उनको बना नहीं सकते, वो तुरंत पकड़ लेंगे आपकी। वो तो मीटिंग में पुल अप भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत सारे ऐसे मंत्री हो गए अभी जो कि एकदम हैंड्स ऑन है। जैसे आप बोले, अरे ये ऐसे कैसे, हम भी जो बचपन में पढ़े सब याद रहता है ना, याद रहता है, बिल्कुल। ऐसा। तो चलिए, वो इम्पैक्ट भी आपको दिख रहा है, और जी बिजनेस की खबर पर मुहर भी आपको लगते हुए दिख रही है। बड़ा टेंडर रेलवे जारी कर रहा है व्हील्स और मेक इन इंडिया
को भी एक बड़ा बूस्ट इससे मिलेगा। आइए और कौन सी खबरें इस समय जो इंपॉर्टेंट है ये भी एक बार जान लेते हैं, और साथ ही ट्रिगर्स। हमारे साथ कुशल और अरमान है तैयार। कुशल बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट? देखिए, ट्रिगर्स के लिहाज से आज तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी का जो ओपन ऑफर है वो बंद होने वाला है, तो इस पर आपको फोकस रखना है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो इमरजेंसी एनर्जी समिट होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इनफैक्ट ग्लोबल इसके इम्पैक्ट भी आते हुए नजर आ सकते हैं, तो देखना होगा कि फाइनल सेट ऑफ डिसीजंस वहाँ से क्या निकल कर आते हैं। जहाँ तक सोमवार की बात है, यहाँ पर CPI आंकड़े आते हुए दिखेंगे अगस्त महीने के भारत के, और साथ ही जुलाई महीने का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। रामकृष्ण फॉर्जिंग्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर फंड जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही IPO अलॉटमेंट तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का भी होगा। कोस्टल कॉर्पोरेशन पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि राइट्स इशू इसका शुरू होगा सोमवार 12 तारीख से 27 सितंबर 2022 तक ये खुला रहेगा। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा और एलिम्बिक लिमिटेड के शेयर्स, और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सोमवार को चीन और हांगकांग के बाजार बंद रहेंगे मिड ऑटम मून फेस्टिवल की वजह से। और यूके का जुलाई महीने का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो भी आपके सामने आएगा। चीन और हांगकांग बंद है सोमवार? बंद है सोमवार को। क्या है प्रोग्राम? लिखा है सर मिड ऑटम मून फेस्टिवल। मिड ऑटम मून? हाँ, मिड ऑटम। मिडनाइट मून तो सुना था, मिड ऑटम मून क्या होता है? सीजन का मतलब ऑटम सीजन। समझाओ जरा क्या है एग्जैक्टली, हमें समझ नहीं आया क्या एग्जैक्टली क्या है। सर एग्जैक्ट मून फेस्टिवल है। चंद्र महोत्सव? हाँ, चंद्र महोत्सव। अच्छा, क्या होता है उसमें? लिंक करके बताता ये जो है मिड ऑटम मून, ऑटम मतलब तो बसंत ऋतु, हाँ, मून मतलब चंद्र हो गया, करेक्ट, ठीक है। मिड का तो आप जो मध्य रात्रि है जो है, ये हमारे हिंदुस्तान में जो शरद पूर्णिमा होती है ना, उस तरह का है ये। अब वो चाइनीज शरद पूर्णिमा है एक्चुअली। शरद पूर्णिमा में क्या करते हैं अपने यहाँ, कुछ अंदाजा है? वो रात खीर बना के रात को उसको छत पे रखा जाता है। अच्छा। और उसमें चंद्रमा की किरणें डायरेक्टली खीर में आए, तो ऐसा समझता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद से अमृत बरसता है। तो आप थोड़ी जाली लगा लो, ढक दो, लेकिन वो आपकी चांदनी है ना, तो खीर में आनी चाहिए। अच्छा, अब याद आ गया सर, घर पे होता है, बना के लाओ कभी तो हम भी याद करें। चलिए, तो शरद पूर्णिमा मना रहे हैं हांगकांग और चीन वाले सोमवार को। हमें भी छुट्टी है? हैं? हाँ, चाइनीज सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। आजकल देख लो भाई, चाइनीज सिटीजन और चाइनीज सिटीजन के नाम पे जो हिंदुस्तान में सोचना भी नहीं है। हम देखो, हम तो इतने खुश नसीब हैं, किस्मत लिखवा के लाए कि हमें हिंदुस्तान में जन्म लेने का मौका मिला है। ये हमारी खुशनसीबी है। पूरी दुनिया है, हमें ऊपर वाला कहीं भी पैदा कर सकता था। कहीं अफ्रीका में जाके जिम्बाब्वे में हो जाते तो मतलब हाँ, कहीं भी हो सकते थे। जिम्बाब्वे तो फिर भी बैठ रहे, अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन बाकी जगह हो जाते तो इस हिसाब से कम हमारी किस्मत अच्छी है कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में पैदा हुए हैं। हमारे 140 करोड़ भाई बहन हैं। तो आज ये सुविधा सबके पास थोड़ी है। इतनी बड़ी ज्योग्राफी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक क्या क्या नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम कुछ तो हमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है इस पर कुछ। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं अनिल जी। और अनिल जी, इसको ओवेरियन लॉटरी कहते हैं कि आप कहां पर जन्मे हैं, ये बहुत बड़ी लॉटरी है। अच्छा। और अनिल जी, स्वयं वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर वॉरेन बफेट पाकिस्तान में जन्मे होते, हाँ, तो वो कभी भी इतना बड़ा पैसा नहीं कमा पाते। कितना भी टैलेंट हो, आप चाहे पाकिस्तान में जन्मो, तो अनिल जी वो सारा किसी काम का नहीं है। तो अनिल जी, हमारी सबकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम लोग भारत में जन्मे। अनिल जी, बात तो सही है। अगर अर्जेंटीना में रहकर कोई क्रिकेटर बनता और इंडिया में रहकर कोई फुटबॉलर बने, अब तो फिर भी ठीक है। हाँ, तो सही जगह पे सही काम होना बहुत जरूरी है। कुणाल जी, एकदम आपने अच्छे से समझा दिया। समझ गए सर हम क्या? ओवेरियन लॉटरी। ओवेरियन लॉटरी, वाह, आज तो जनरल नॉलेज बढ़ ही गया बिल्कुल। जी बताइए आगे। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों है, खबरें हैं? हाँ सर है, क्योंकि मुझे बहुत लाइन के बीच में जगह बहुत दिख रही है, फोन भी बड़े बड़े दिख रहे हैं। नहीं सर है तो नहीं। जी बताइए। सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी जो मोनोफेरिक दवा है उसकी बिक्री के लिए इनको राइट मिला है। और अब ये जो दवा है, ये भारत और नेपाल में जो ये दवा
इसको ये बेच सकते हैं। इस दवा का उपयोग जो वयस्कों जैसे बड़े लोग जो हैं उनके आयरन की कमी जो होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टार हेल्थ पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगस्त में अगर आप जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अगर देखेंगे तो वहां पर 12% की आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ सीएम का ऑटो सेल्स का डेटा आता हुआ दिखा है। अगस्त में अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 2.81 लाख यूनिट आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप घरेलू कार की अगर बिक्री देखेंगे तो वो भी 1.3 लाख यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। और अगर घरेलू टू व्हीलर की बिक्री देखी जाए तो वो 15.6 लाख यूनिट्स पर आती हुई दिखी है। उसी के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी अपडेट आता हुआ दिखा है कि उन्होंने अगस्त में जो गाड़ियों की जो कुल उत्पादन किया है वो 60,750 यूनिट्स किया है, जो कि इनका कुल उत्पादन जो पहले अगर आप वाई अगर देखेंगे तो 33,220 से बढ़कर 60,750 पर आता हुआ दिखा है। राइस कंपनीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाद्य सचिव जी का उनका बयान आता हुआ दिखा है। उन्होंने ये कहा है कि जो घरेलू स्तर पर चावल के दाम में बढ़ोतरी लगातार दिख रही थी, और अगर आप ब्रोकन राइस की बात करेंगे तो वहां पर जो भाव है वो 15 से बढ़कर 22 रुपए प्रति केजी बढ़ गए थे। उसके चलते जो है ये डिसीजन लिया गया है। और अप्रैल से अगस्त के दौरान अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट में भी 42% की बढ़ोतरी की गई थी। एमफी का डेटा आता हुआ दिखा है। अगस्त में अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो इनफ्लो है, वो इनफ्लो लगभग 65,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एयूएम में भी लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर आप ओपन एंडेड इक्विटी फंड की बात करेंगे तो वहां पर भी एयूएम में लगभग 4.4% की बढ़ोतरी हुई है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास, जिसमें हमेशा की तरह जोमेटो 1 करोड़ शेयर, एनटीपीसी लगभग 19 लाख शेयर, मदरसन सुमी वायरिंग 16.3 लाख और रेमको सीमेंट में 6 लाख शेयर के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन आज खबरों वाला। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। आपने कुणाल जी के दर्शन कर लिए, अब राकेश बंसल जी के भी कर लीजिए। सुमित जी हमारे साथ तैयार है, सिमी जी जुड़ चुकी है, किरण जी भी हाय हेलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ आशु सर और मुदित गोयल साहब सारे के सारे चमकते हुए आपको नजर आएंगे। और जिस तरह का मूड माहौल है, ऐसा लग रहा है फ्राइडे के दिन इनमें से किसी का काम करने का मन है नहीं। अब ये कॉल नहीं है। हाँ, नहीं तो अब तक तो सर पे डांस करने लगते 15 मिनट तक कि हमारा कॉल हमारा कॉल हमारा कॉल, किसी का नहीं। बहुत अच्छी बात है, हम भी एंजॉय करें। हमें कौन सा बहुत काम करने का मन है फ्राइडे को। जी बंसल जी बताइए। अनिल जी हमारे पास तो कॉल है, हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अमूमन जब आशु जी शो पे होते हैं तो शुरुआत आप आशु जी से करते हैं। जी आशु सर आपकी राय तो वो 8-10 मिनट अनिल जी ले जाते हैं, तो आशु सर की मतलब कि टर्न हो जाए उसके बाद अनिल जी पूरा पैनल हरकत में आएगा अनिल जी। ओके चलिए, तो जब तक आशु सर अपनी बात कहेंगे तब तक ये सब लोग वार्म अप करेंगे। आमतौर पर आशु सर 10-12 मिनट बोलते हैं, लेकिन उसमें 2-3-4 स्प्रेड दे देते हैं, 2-3-4 स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। आज बिना किसी इंडेक्स के और बिना किसी स्टॉक की रिकमेंडेशन के, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों के बगैर भी आशीष सर की बोलने की ताकत नहीं सॉरी कैपेसिटी, ताकत और हिम्मत की तो बात ही नहीं करनी है, कैपेसिटी कितनी है आइए जानते हैं। आशीष सर ओवर टू यू। अनिल जी आज आपने बोला नहीं मार्केट का व्यू, तो मैं मार्केट शेयर कर लेता हूँ। मार्केट अनिल जी सेम व्यू है जो पिछले दिनों से चल रहा है। मार्केट में अनिल जी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हर डिप बाय करना है। और मजेदार चीज ये है कि अनिल जी कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिप आता रहता है, कभी थोड़ा गैप में मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मतलब मैं 2 राय बोलने वाला था, मैच हो जाता वर्ड, लेकिन अनिल जी बाय में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाय ही करना है। लेकिन अनिल जी अब ऐसा लेवल आ गया, थोड़ी ना सेक्टोरल रोटेशन रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज को ध्यान देना है। तो अनिल जी आज आपने एक तो अनिल जी एज ए डिसिप्लिन मैंने कोशिश की है कि मंडे को जो स्प्रेड बनाते हैं ना अनिल जी, उसका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 99% है। फ्राइडे वाला कई बार अनिल जी जो वीकेंड होता है उसकी वजह से कोई गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तो थोड़ा सा कई बार वो स्प्रेड स्ट्रेस में आ जाता है। एंड ऑनेस्टली वन इज दैट, एंड सेकेंडली अनिल जी अब ये मार्केट ना थोड़ा नैरो रेंज के अंदर रहेगा, इसलिए मैं कोई बहुत क्रेडिबल स्प्रेड नहीं दे रहा हूं। जो स्प्रेड इंडेक्स का होगा वो मंडे को शेयर करूंगा और उससे। लेकिन अनिल जी आज 2 स्प्रेड्स हैं, दोनों स्टॉक्स के हैं। अनिल जी बहुत टाइम के बाद आईटी सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू किया, क्योंकि अगर मार्केट को अनिल जी देखिए, मेरा मानना है कि मार्केट 18,000 क्रॉस करेगी, आगे पीछे करके करना ही है और न्यू हाई की तरफ भी जाएगी। तो अब अगर अनिल जी मार्केट को ऊपर लेके जाना है, काफी सारे स्टॉक्स ने परफॉर्म कर लिया है, तो क्या लेके जाएगा आईटी। तो अनिल जी आईटी में 2 स्प्रेड्स हैं मेरे पास, एक इन्फी और एक टेकएम, दोनों के बुल स्प्रेड हैं। अनिल जी अगर कन्विक्शन है या अच्छा लगता है तो आप बोलेंगे कि सीधा फ्यूचर भी दे सकते हैं या एक कॉल पे एक दे सकते हैं, रेशो स्प्रेड क्यों। अनिल जी उसका कारण सिर्फ यह है कि आईटी ने पिछले कई महीनों से बहुत बड़ा धोखा दिया है,
पुराना माल चिपका हुआ है, लॉसेस में खड़े हुए हैं, लेकिन जस्ट ये आईटी है तो हम सब लोग पेशेंटली होल्ड कर रहे हैं कि कभी ना कभी ऊपर जाएगा और कवर हो जाएगा। तो अनिल जी जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आईटी पे कम है, लेकिन सेक्टोरल रोटेशन और कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे जब बाकी चीजें बढ़ रही हैं तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई खराब नहीं कर रहे थे। तो इसके चलते अनिल जी दो स्प्रेड्स हैं आईटी का, इन्फी का और टेकन का, मैं शेयर करता हूं। इन्फी का अनिल जी 1500 का एक कॉल लेना है, 1560 के 2 कॉल बेचने हैं। तो अनिल जी एक बुल स्प्रेड है इन्फोसिस का, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक कॉल 1500 का लेना है, 1560 के 2 कॉल बेचने हैं। इसकी कॉस्ट आएगी 6 रुपए। 6 रुपए का मतलब अनिल जी 1506 रुपए का आपका फ्यूचर चल रहा है, खड़ा हो गया, और 1506 से ऊपर फ्यूचर चल रहा है। कहां तक सेफ है? 1620 तक। तो अनिल जी पिछली बार भी ये 1600 मैक्सिमम गया था, वहां से 150 रुपए का फॉल आ गया था इसके अंदर, और मार्केट इतनी नहीं घटी थी, ये घट गया था। तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में ये स्प्रेड बना लेना चाहिए। दूसरा जो ट्रेड अनिल जी वो टेक महिंद्रा में है। टेक महिंद्रा में भी वही 60 रुपए ऊपर, मतलब 60 रुपए के डिफरेंस से 1120 की एक कॉल लेनी है, 1180 की 2 कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट है अनिल जी 7 रुपए, और ये अनिल जी 1127 रुपए की कॉस्ट आएगी। उससे ऊपर फ्यूचर चल रहा है, और 1120 प्लस 80 प्लस 60 1240 तक अनिल जी ये सेफ है। तो अनिल जी ये 100-125 रुपए का स्प्रेड बन गया है दोनों के अंदर, 120 रुपए का। इस दायरे में इन्फोसिस और टेककेम अगर 40-50 रुपए ऊपर जाते हैं तो हमारा जैकपॉट लग जाएगा। यहां पे रहते हैं तो भी प्रॉफिट होगा, नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो भी लॉस नहीं होगा। अगर बहुत नीचे चलेगा अनिल जी तो 6 रुपए से ज्यादा मेरे से कुछ नहीं ले जा सकते। तो अनिल जी इन दोनों स्प्रेड में रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज के शो में अनिल जी कोई ना कोई आईटी की बाइक जरूर देगा, क्योंकि चार्ट्स पे आईटी दिखने लग जाएगा। तो मुझे लगता है अनिल जी सेक्टोरल रोटेशन में आईटी परफॉर्म करेगा। अनिल जी इन द सेम फ्लो आई विल से कि पिछले दिनों में अनिल जी ग्रासिम, एल&टी, पीएसयू बैंक, अनिल जी पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक, जो मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल काया पलट हो गई है इन सबकी, एसबीआई, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी भी मच मोर टू कम। ये स्टॉक्स डिलीवरी के लिए उठा के रख लेने चाहिए। ये बहुत अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, आउट परफॉर्म करेंगे और ज्यादा भी आउट परफॉर्म करेंगे। तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, व्यू सेम है। सिर्फ एक स्टॉक अनिल जी लेगार्ड रहा है, लॉस नहीं दिया है, जो नहीं चल रहा पिछले दिनों के आइडेंटिफिकेशन में, वो है टाटा कैम। लेकिन सूनर और लेटर अनिल जी वो भी परफॉर्म करेगा। और अनिल जी जो बेस्ट तो रहा है जो अंबुजा, जो मैं आपको कह रहा था अनिल जी कि रॉकेट हो जाएगा, वो बिल्कुल रॉकेट हुआ है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि अनिल जी 400 से सीधा 480 तक गया, आज वहां से थोड़ा सा डिप आया है। तो मुझे लगता है कि अंबुजा कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, बट ये डिलीवरी का स्टॉक अनिल जी बिल्कुल सीमेंट सेक्टर री-रेट हो गया है। अंबुजा लेड बाय अंबुजा री-रेटिंग होगी, और ये सब चलेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन होगा। और अब जो मूव देखी है अनिल जी, 2-3 दिन में मूव देखी है, तो सब लोग ना मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि अब ऐसी ही मूव हमारे को मिलनी चाहिए, या अगला स्टॉक भी ऐसा मिलना चाहिए। वो हर बार नहीं होता अनिल जी, कभी कभी मिलता है। सो ऑल सेड एंड डन, अंबुजा में कंसोलिडेशन रहेगी, बाइस पॉजिटिव है, मार्केट का बाइस बिल्कुल पॉजिटिव है, डिप्स पे लेना है। और आईटी में अनिल जी अब आईटी में एंट्री करनी है। लेकिन मैं ऑप्शन से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो अनिल जी होता है ना, दूध का जला भी फूक फूक के चलता है, क्योंकि पास्ट में अनिल जी 3-4 बार बहुत बड़े धोखे हो चुके हैं। और एचसीएल टेक तो आपको पता ही है, मतलब जैसे होता है ना, वर्ल्ड का बिगेस्ट चीटर बन गया वो तो प्राइस एक्शन में। तो अनिल जी आईटी से सिर्फ यही डर है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि आईटी परफॉर्म करना है। एचसीएल टेक के साथ विप्रो भी, तो विप्रो को क्यों भूल जाओगे? विप्रो एचसीएल टेक दोनों ही है, जो नहीं चलता। टेक महिंद्रा तो फिर भी चल जाता है, विप्रो भी है, बिल्कुल दोनों भाई है अनिल जी, एक जैसे ही है दोनों, बिल्कुल। आइए, किसी के लिए कोई बिगुल है? नहीं तो मेरा फिर काउंटर क्वेश्चन आशु मदान साहब से, फिर बाद में कोई ये ना बोले कि मैं बहुत फेवर करता हूँ आशु जी को, जो कि मैं करता तो नहीं हूँ। जी, किसी के लिए बिगुल? मुदित जी हैं, मुदी जी, सिमी जी, ओके, सुमित जी, ओके। एक मिनट, फोटो फिनिश में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, सुमित जी आगे निकले। सुमित जी के लिए बिगुल। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक है, 570 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस हो रहा है, लास्ट 2-3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। केपीआईटी टेक में यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक में जिन्होंने खरीदारी करी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, 560 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर केपीआईटी टेक के अंदर 585 रुपए से लेके 590 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 585-590 के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए केपीआईटी टेक में। ओके, केपीआईटी टेक है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आज वर्ल्ड ईवी डे है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। किसको पता है कि आज वर्ल्ड ईवी डे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए को लेकर आज वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे है। अच्छा, कुणाल जी, राकेश को पता है? मेरे बताने के बाद
कम से कम 2 जनों को तो पता चला, अनिल जी, बाकी लोगों को तो बताने की बात पता नहीं चला। जी बंसल जी। अनिल जी सवाल ही गलत है। अनिल जी एक चीज बताइए, सुबह सुबह तो आपने सबको बताया है मॉर्निंग में 8:30 बजे की आज ईवी डे है अनिल जी। हाँ, तो सवाल ही गलत। अनिल जी मेरे को तो सुबह ही पता चला अनिल जी ईवी डे है आज जी बिजनेस पर पैनल के ऊपर बैठे हुए, तो आज आपका सवाल गलत है। सब लोग जी बिजनेस ही देखते हैं अनिल जी। अरे लोग सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच का मेनू भूल जाते क्या खाया था इसलिए वापस पूछना। और अच्छा आप चलो मान लिया आप तो थे, सिमी जी तो अभी आई हैं, किरण जी तो अभी आए, मुदित जी, आशु सर, सब नए भी तो जुड़े हैं, दर्शक भी तो नए नए जुड़ते हैं। बंसल जी दर्शकों का भी तो ध्यान रखो। अच्छा सुनो एक और, अच्छा एक बार सब लोग सामने देखिए जरा, एक मिनट अपने कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटा के जरा इधर देखिए एंकर की तरफ। हाँ हाँ इधर देखिए, आज एक और भी दिन है, किसी को अंदाजा है कौन सा दिन आज? फ्राइडे। सुपर बस आइंस्टाइन के बाद आईक्यू लेवल किसी का है? अब चेक कराओ बस सुमित जी का हाईएस्ट निकलेगा मैं बजाय। सुमित जी अच्छा वो आप टेक्निकल रिसर्च में है, फंडामेंटल वाली में नहीं है। जी बंसल जी बताइए कौन सा दिन है? अनिल जी आज बड़ा खास दिन है, आज गणेश जी का अनिल जी विसर्जन है। वेरी कल गुड। से मैं आजाद हो रहा हूँ, मेरे ऊपर जो बंधन बंधा हुआ है जी वो खत्म हो जाएगा अनिल जी। बहुत ही आज के बढ़िया, बाद। चलो ठीक है। एक फ्राइडे एक गणपति है, दोनों जवाब सही है, आज खास दिन है। दोनों जवाब सही है, बिल्कुल 100% सही है। अनिल जी एक और नहीं अब गया, हो गया अब सुमित जी अभी मौका गया एक बार, मतलब वो हो गया। अब रुको मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से बिल्कुल पहले हो जाए सिमी जी, सिमी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी सिमी जी बताएं। अनिल जी ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट्स है और मैंने पहले भी कई बार दिया है। स्टॉक का नाम है इंडिया ग्लाइकोल्स। एकदम लोअर लेवल से घूम रहा है, स्टॉक 910 का लेवल पार कर चुका है और इसमें जितना बढ़िया सा वॉल्यूम का सपोर्ट आज देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि इसका जो मिनिमम टारगेट होगा वो 970, 990 और 1000 के पार 1040 का फाइनल टारगेट के लिए इंडिया ग्लाइकोल्स तैयार हो चुका है। तो करंट लेवल पर 910 के आसपास ही खरीदना है। अभी क्या है 915-17 हो गया, ठीक है। करंट लेवल पर खरीदेंगे, 885 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 970 का पहला टारगेट, 990 का दूसरा टारगेट और 1040 का तीसरा टारगेट के लिए इंडिया ग्लाइकोल्स को खरीद कर चलेंगे और सारे टारगेट्स नेक्स्ट वीक तक हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें, स्टॉक को होल्ड करें नेक्स्ट वीक के लिए। ओके तो इंडिया ग्लाइकोल कैश मार्केट का ये स्टॉक खरीदारी करने के लिए सिमी जी की तरफ से मुनाफे वाले मुद्दे जी भी तैयार है अपनी पिक के साथ। बताएं मोदी जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीप। बिल्कुल देखिए एक आईटी स्टॉक की है और जो बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बाय करके चलना है बिरला सॉफ्ट, जो 329 रुपए 50 पैसे स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट बनेगा 336 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 340 का, स्टॉप लॉस रहेगा 324 का। जिस तरह के चार्ट्स बने करीब 3 हफ्ते से काउंटर कंसोलिडेशन में था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है और अच्छी चीज देखने को मिली है। 4.5-5% का फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है। तो जिस तरह के डाटा, जिस तरह के चार्ट्स बने हैं, लग रहा है एक बड़ा अपसाइड मूव आ सकता है। 336-340 के टारगेट्स के लिए बिरला सॉफ्ट को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 325 का। ओके 325 के स्टॉप लॉस के साथ ये आता हुआ दिख रहा है बिरला सॉफ्ट पर। एक और कॉल केपीआईटी के बाद बिरला सॉफ्ट आना सही था। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं आज और एक और क्या खास दिन है। सुमित जी के पास एक और आइडिया है। हाँ खास दिन। सुमित जी उस समय मैंने रोक दिया था, मैंने कहा कहीं सिमी जी बगावत ना कर दे कि आप ये सब बात कर रहे हो, मेरे कॉल रह गई, मेरा स्टॉक भाग गया। वो क्या भागाओ नहीं भागाओ, अपने कैसे प्रूव करेंगे कि नहीं भागा, है ना। सिमी जी ने बोल दिया आपके बात करते करते भाग गया, तो इसलिए मैं पहले सेफ साइड पे पहले सिमी जी के पास पहुंच गया। जी बताइए और कौन सा दिन है आज? अनिल जी आज तो सबसे बड़ा दिन है बंसल जी के लिए। बंसल जी के हैप्पी एनिवर्सरी है इनकी। नहीं अनिल जी आज ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है ना। अच्छा बाय द वे आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का दिन खास नहीं बहुत ही खास है और वो खास सबसे ज़्यादा है
आप जो 7 लोग इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोगों के लिए, और आपके अलावा भी हमारे पैनल पर वागले साहब और हिमांशु जी, बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जय हैं, सारे जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए बेहद खास है। और इस खास दिन की एक और खासियत बता दूं कि कई सालों की जो बड़ी इच्छा मन में दबी हुई थी हमारे कुणाल जी के, वो पूरी हो चुकी है। आज का दिन यानी कि 9 सितंबर वर्ल्ड टेक्निकल एनालिस्ट डे के तौर पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल टेक्निकल एनालिस्ट डे। तो दुनिया भर के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स आप हैं, हमारे पैनल पे हैं, तो आप सबको इस बड़े और बेहद खास दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुणाल जी, अब तो बोलिए मोगेम्बो खुश हुआ? अनिल जी बहुत खुश हुआ अनिल जी, लेकिन अनिल जी ये पहली दफा इसके बारे में मैंने सुना है जी। तो अनिल जी ये आप ही की पहल है या ये अंतरराष्ट्रीय कोई दिवस मनाया जा रहा है? अनिल जी आप तो पूछिए, मेरी समझिए। जी 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 आप ही की समझकर जी अनिल जी आप ही की मैं समझ रहा हूँ जी। और अनिल जी इस पर आप क्या भेंट करेंगे ये बता दीजिए। ओहो, भरपूर स्नेह, प्रेम, ओहो, सम्मान, मतलब और क्या चाहिए बोलिए। ये मत बोलना मैं तो गिफ्ट ही लूंगा। आइए, आशीष सर भी कुछ कहना चाहते हैं इस खास मौके पर। जी आशीष सर। अनिल जी मैं कह रहा था, आपने इतनी पब्लिक डिमांड पे या इतनी पॉपुलर डिमांड पे ये टेक्निकल डे निकाल दिया, तो अनिल जी कोई एंटी टेक्निकल या कोई कॉन्ट्रा टेक्निकल डे भी बनवा दीजिए, कुछ हमारी भी सुन लीजिए। आज सुबह इन सबको मैंने बोला था, गांव बसा नहीं, हाँ, लूटने के लिए। अभी सर इनको ढंग से पहला है आज, सेलिब्रेट तो करने दो आशु जी, थोड़ा थोड़ा। अच्छा भाई, तो आशु जी से मेरा सवाल था, उसको मैं पूछना रह गया कि आशु जी जब मंदी का टाइम होता है तो इतना डराते हैं, ले मत लेना, ये मत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, 5-7 मिनट भाषण देते हैं, फिर आधा मिनट में अपनी पिक देते हैं, बियर स्प्रेड बनाते हैं, करेक्ट। आज उन्होंने जितनी भी देर बोला पूरा मतलब टाइम पे बुल स्प्रेड जो भी बनाने थे इनको, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा सब बना दिए, और खाली आधा मिनट डराया, आधा मिनट भी नहीं डराया कि मंदी मत करना। तो मंदी करने वालों को आप कम डराते हो, तेजी करने वालों को ज्यादा, ऐसा क्यों? नहीं अनिल जी, वो मैं डराता नहीं। देखिए अनिल जी, हमें बिल्कुल मार्केट के साथ। अनिल जी देखिए ना, बहुत सारे लोग ना मतलब मुझे कोई नाम देते हैं किसी को, ना इस बाजार में कोई तेजी का ठेकेदार है ना कोई मंदी का ठेकेदार है। अनिल जी मतलब कोई भी नहीं है, ये जो है ना मार्केट है सबका ठेकेदार, तो आपको मार्केट के साथ चलना है। अनिल जी उसका एक कारण क्या होता है, जो सबसे बड़ी बात है, तेजी करने के लिए तो हल्के से बोलो ना, क्योंकि नॉर्मल इन्वेस्टर और बाइंग मेंटेलिटी हो जाती है। अपना माल काटना अनिल जी इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है। अगर मैं इसको मतलब इसको अगर मैं आप एक रियल सिमिली देना चाहे ना, अगर आप मुझसे पूछें जो शायद अच्छी लगे या बुरी लगे, मतलब किसी को अपना माल तेजी में या थोड़े से लॉस में काटने के लिए कहते हो तो ऐसे लगता है कि किसी को मैंने कह दिया हो कि मतलब अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेचने के लिए बोल दिया हो। इस तरह के एग्जांपल्स अनिल जी, मतलब इस तरह की फीलिंग मैंने देखी है। तो अनिल जी जो माल कटवाना पड़ता है ना लॉन्ग वाले को कि बड़ी मंदी दिख रही है या खराब हो जाएगा या बड़ा लॉस हो जाएगा, उसके लिए अनिल जी ज्यादा पुश करना पड़ता है, ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ता है और एम्फेटिकली बोलना पड़ता है। इसलिए कारण है, उसके बाद भी अनिल जी बिकता नहीं है किसी से, लेने के लिए तो अनिल जी बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए मतलब वो बार बार, लेकिन अनिल जी कुछ भी करो, चाहे तेजी करो मंदी करो, करो दम से। और मैं इस चीज में बिलीव करता हूं अनिल जी, पिछला 1-1.5 महीना हो गया कोई मंदी का ट्रेड नहीं है, मतलब हर बार बोले जा रहा हूं। अनिल जी जो मेरा मैक्रो डेटा है, मुझे आज भी याद है 25 जनवरी को मैंने आपसे एक शेयर किया था कि क्यों बड़ी मंदी लगती है, तब आपने कहा था कि कहां से आप डेटा निकाल के ले आते हैं। अनिल जी वही डेटा है। इंसिडेंटली मैं अनिल जी अगले हफ्ते शायद जी आपको मालूम होगा कि ईलन मार्केट्स का कॉन्क्लेव है, तो मैं वहां पे हूं। मैं अनिल जी वहां भी ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं जो पहले जो बुल मार्केट है, कि बुल मार्केट में बड़ा लॉस क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि हम इतने पैशनेट हो जाते हैं और अनिल जी डिसपैशनेटली अपनी पोजीशन के बारे में सोच ही नहीं पाते और सोचना चाहते ही नहीं है, तो किसी को हिलाना पड़ता है। तो अनिल जी आपका ये राइट ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है, इसलिए ज्यादा बोलना पड़ता है। और अनिल जी वही डेटा मेरा इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप देखो 300-300 पॉइंट 400-400 पॉइंट भी नीचे खुला। और आपने भी एक बार पूछा कि मंदी मिस तो नहीं कर रहे। अनिल जी मैं फिर बोल रहा हूं, मंदी कभी मिस नहीं होगी, लेकिन अभी डेटा इतना मेरे सपोर्ट में है कि कई बार मुझे कईयों ने बोला कि बग्गा जी आप मंदी में आ रहे हैं, या वो बोल रहे हैं तो भी आप तेजी में हो।
तेजी वाले जो अनिल जी जो पक्के तेजी वाले हैं वो भी कॉन्ट्रा ट्रेड देते हैं कि शायद पुट ले लो, प्रोटेक्शन ले लो, या ये हाफ मंदा रहेगा। पर अनिल जी मैं मंदी में नहीं आ रहा हूं, जब मैं आऊंगा अनिल जी ऐसा आऊंगा तब आप भी देखेंगे, लेकिन अभी कोई मंदी नहीं है। तो अब आप तेजी के लिए भी अनिल जी मैं उसी तरह से बोल रहा हूं कि कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनिल जी, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि कोई भी ट्रेड करने से पहले नॉर्मल जो साइकोलॉजी होती है सर्कमस्पेक्ट होता है। थोड़ा सा नीचे आ जाए, यार अब तो नीचे आ गया कैसे बेचे, थोड़ा सा ऊपर चला जाए, अंबुजा 380 पे बोला जी, 400 पे बोला, 430 पे बोला, फिर वो कहेंगे अरे यार अब तो निकल गया। अरे कुछ नहीं निकला जो चीज बढ़नी है, कुछ नहीं निकला जो चीज घटनी है। तो जब बड़ा ट्रेड आपके फेवर में हो तो डरना नहीं चाहिए, चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, दोनों तरफ ट्रेड करें, ये राय आपके लिए आशीष सर की तरफ से। इस बीच एक बड़ी खबर आती दिख रही है वित्त मंत्रालय के हवाले से। हम बता भी रहे थे कि वित्त मंत्रालय की आज एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें काफ़ी कुछ एक्शन लिया जा रहा है। तो सारे जो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स है उनकी एक लिस्ट तैयार करेगा, वाइट लिस्ट, यानी कि ये जो लैंडिंग ऐप्स है ये अप्रूव्ड है, आप इन्हीं से लोन लीजिएगा। आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले हमने ऑपरेशन हफ्ता वसूली शुरू किया था, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आया था ऑपरेशन हफ्ता वसूली चाइनीज़ कनेक्शन, और उसके बाद से आप देखिए इस 1-1.5 साल में हमने लगातार जो कदम उठाए उसका असर अब आप आते हुए देख रहे हैं, लगातार आते हुए देख रहे हैं। आरबीआई की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, कितने ईडी की तरफ से कितनी रेड्स हुई हैं, कितने सारे चाइनीज़ लोग पकड़े गए, कितना पैसा जो इलीगल तरीके से हिंदुस्तान से बाहर ले जाया जा रहा था, ये सारा हमने शुरुआत जब की ऑपरेशन हफ्ता वसूल की, ये सारे पॉइंट रेज किए थे। हमने 50 से ज़्यादा डिजिटल लैंडिंग ऐप के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा, तब हमें आंखें हमारी खुली रहेगी, चौंक गए कि किस तरह से चाइनीज़ निवेशकों का पैसा लगा और वो इस तरह से हिंदुस्तान के लोगों को परेशान कर रहे थे। उसके बाद आप देखिए सरकार की तरफ से एक के बाद एक बहुत ही बढ़िया कदम आते हुए दिखे। कल ही रेड्स भी थी, एमसीए ने कल भी रेड्स की थी, कल भी वहाँ पर भी कई से 300 आई थिंक कुछ स्टैम्प पेपर और सील्स कोई कंसल्टेंट के यहाँ जहाँ पर 300 से ज़्यादा चाइनीज स्टैम्प पेपर है। सो ये एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से होता हुआ दिख रहा है जिस पर आपको करना है फोकस। ओके, आइए बढ़ते आगे, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सेठी साहब नहीं, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका। हाँ, आज मेरी दोपहर की चाय नहीं हुई। एक्चुअली मैं लेट भी इसलिए हो गया था, मेरा लंच ही बहुत लेट हुआ। अच्छा। हाँ, 1:50 तक तो मैं खाना ही खा रहा था। हाँ, तो मेरी चाय बाकी है, इसी से गुड मॉर्निंग लगा मुझे। सुप्रभात हो गया सेठी साहब से। फिर भी ये सेठी साहब को शायद उतना बुरा नहीं लगा होगा सुप्रभात बोलने पे जितना आशु जी या सुमित जी के मुझे कुछ शब्द बोलने पे बुरा लगता है। स्वागत है आपका सेठी साहब। बताएं सर, आज क्या इरादा? पहले तो बधाई, कल आपका क्वेस्ट कॉर्पोरेशन जबरदस्त कमाल करता हुआ दिखा है, मेरे ख्याल से उसके टारगेट हासिल हो चुके होंगे अब तक, राइट सर? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, सही नोटिस किया आपने। कल इस समय मैंने 585 के लेवल पे रिकमेंड किया और 625 का थोड़ा बड़ा ही टारगेट दिया था, शॉर्ट टर्म 1-2 दिन वाला ही समझिए, और अभी 625 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। दमदार कंपनी, और कल मैंने वो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी की भी बात करी थी, तो वो भी उस कारण से अब मतलब सबको याद भी होगा कि इस स्टॉक के बारे में कल चर्चा हुई थी। अभी 625 के लेवल है जो कि मेरे टारगेट थे कल। ओके, परफेक्ट, बताएं सर, अब आज का इरादा क्या है? अनिल जी, 2 स्टॉक, एक कैश मार्केट का स्टॉक है और आज एक F&O का स्टॉक है। तो पहले कैश मार्केट के स्टॉक के साथ शुरुआत करता हूँ। जी बताएं। अनिल जी, जो कैश मार्केट का स्टॉक है वो सुनेंगे तो आप भी खुश होंगे। स्टॉक का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 477-478 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसलिए आप खुश होंगे बिकॉज ये आपकी स्पेशल 25 वाली टीम में लॉन्ग टर्म जो निवेश के लिए आपने टीम बनाई थी आजादी के अमृत महोत्सव पे, उसमें ये स्टॉक भी था। ये एक दिग्गज ओलियोकेमिकल्स, सर्फेक्टेंट्स, केमिकल्स, एनिमल फीड, क्रॉप प्रोटेक्शन, इस तरह के बिजनेसेस में ये कंपनी है। 30% से ज्यादा रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। जून क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार थे। 214 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल इस क्वार्टर में 104 करोड़ का पैट था। एक बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, और वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो सिर्फ 20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इस तरह की और कंपनियां 60-65 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। बट ये तो एक साइड ऑफ द स्टोरी है, वैल्यूएशन मैंने समझाया। बट अब जो मैं बात बताऊंगा तो ये स्टॉक तो आपको फ्री लगेगा अनिल जी, बिकॉज ये गोदरेज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। ये 23.75% स्टेक ओन करती है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जिसकी ये जो 23.75% स्टेक की वैल्यू आती है 22,890 करोड़ आज के मार्केट प्राइस से। 47.28% स्टेक ओन करती है गोदरेज प्रॉपर्टीज में, जिसकी वैल्यू है करीबन 19,000 करोड़। 65% के करीब स्टेक ओन करती है गोदरेज एग्रोवेट में, जिसकी वैल्यू आती है 6,500 करोड़।
और इन तीनों को अगर टोटल करें तो अराउंड 50,000 करोड़ के करीब की वैल्यू होती है इन सब होल्डिंग्स की। और इसके अलावा ये जो गोदरेज ग्रुप की अनलिस्टेड कंपनी जैसे गोदरेज कैपिटल नाम की कंपनी है उसमें 87% स्टेक ओन करती है और ये 50,000 करोड़ की लिस्टेड स्पेस की होल्डिंग है इसके पास और इस कंपनी की आज मार्केट कैप है सिर्फ 15,700 करोड़ रुपया, जो कि इसके कोर बिजनेस की वैल्यू है। तो मतलब ये सब स्टॉक सब फ्री में मिल रहे हैं अपने को, तो बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड है स्टॉक। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी भाव होना चाहिए इसका। बाकी एक टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, मुझे लगता है अच्छा खासा ऊपर से करेक्ट होया हुआ है। हाई से 662 के प्रोमोटर्स भी इसमें सीरियसली अपनी हिस्सेदारी बीच बीच में बढ़ाते रहते हैं। तो आई थिंक दिस स्टॉक शुड बी बॉट एट द करंट लेवल्स और मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है 515 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 480 रुपए का। 480 के स्टॉप लॉस के साथ 515 के टारगेट के लिए गोदरेज इंडस्ट्री है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती है। बेहतरीन स्टॉक है फंडामेंटली, सेठी साहब ने भी बताया। हमने स्पेशल परचेज में आप सोचिए इसको एक जनरेशन आगे के लिए इस स्टॉक को दिया है क्योंकि इसके पास सब कुछ है। इसके पास गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, इसके पास गोदरेज प्रॉपर्टीज है, इसके पास गोदरेज एग्रोवेट है और बाकी क्या क्या नहीं है। वैल्यूएशन वो सही बोल रहे हैं, ऐसे सुनेंगे तो आपको लगेगा मुफ्त में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो होल्डिंग कंपनी है लेकिन अपने खुद के अपने बिजनेस भी है, अपने खुद के कैश फ्लोज हैं और बाकी कंपनियों के डिविडेंड और जो स्टेक है उसकी वैल्यू बढ़ती है वो तो अपनी जगह है ही। आइए दूसरा स्टॉक सेठी साहब बताएं सर। हाँ बिल्कुल, उसमें एक चीज अनिल जी, ये गोदरेज एग्रोवेट के जरिए एस्टेक लाइफ साइंसेज जो इनकी ग्रुप कंपनी है उसमें भी करीबन 63% स्टेक इनडायरेक्टली ओन करती है। प्लस रेवेन्यूज पिछले साल के थे 14,000 करोड़ और प्रॉफिट था 707 करोड़ FY22 का, तो उसके हिसाब से 15,000 करोड़ की वैल्यू तो कोर बिजनेस की होती है, तो वो ये जो होल्डिंग है बिल्कुल फ्री आ रही है। बाकी अनिल जी जो मेरा F&O का आज का स्टॉक है आज अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे वर्ल्ड ईवी डे की, और भारत में ईवी का प्रॉक्सी है टाटा मोटर्स। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स को खरीदना चाहिए। टाटा मोटर्स के सितंबर फ्यूचर्स अभी 448 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एक जबरदस्त कंपनी है भारत में, जिस तरह से इन्होंने ईवी के सेगमेंट में फर्स्ट मूवर इनको एडवांटेज मिला है। नेक्सॉन जो इनका ईवी की पैसेंजर व्हीकल है रोड्स पे दिखती है, बहुत अच्छा मतलब उसकी डिमांड है। बाकी भी जो प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड है। कमर्शियल व्हीकल्स अच्छा कर रहे हैं। स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ और मुझे लगता है जिस तरह से अब ये जो चाइना में भी स्टिमुलस की बातें हो रही है, फिर नॉर्मल सी अगर वहां पे रिस्टोर होती है तो टाटा मोटर्स के लिए बड़ा बूस्ट होगा। और सबसे अच्छी बात है स्टॉक करेक्टेड है और इस लेवल से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 460-465 का, स्टॉप लॉस रखना है छोटा 445 रुपए का। ओके 445 का स्टॉप लॉस और 460-465 तक के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स में करें खरीदारी। ये है वो स्टॉक्स जहां पर तेजी की संभावना बनती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी ले लीजिए। वैसे ही लेट है, हाँ ले लीजिए। बिल्कुल अनिल जी की स्टार्ट की। लग रहा है आज डाउ फ्यूचर्स तेजी की हैट्रिक लगाने के मूड में। डाउ शाम को डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर है, 125 अंक ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। 1% की तेजी आपको वहां पर दिख रही है। यूरोप के बाजारों में 1.5 से 2% का उछाल है। आज एनर्जी समिट भी है यूरोप में, तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। एशिया पॉजिटिव क्लोज हुआ था। कच्चा तेल थोड़ा बढ़कर अब वापस $90 पर आ गया, बट कंफर्टेबल लेवल्स पर है और रुपया बेहद मजबूत दिख रहा है। सर आज बताएं क्या करना है। तेजी का व्यू है दीप, कोई समस्या नहीं है। 250 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, इससे बढ़िया क्या चाहिए। इनफैक्ट उतनी तेजी हमारे यहाँ हो नहीं रही है। उसकी रीजन एक ही है कि आप 18,000 के बेहद करीब है। 18,000 के करीब होने पर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल वो एक मन में रहता है 18,000 पे आगे और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 18,000 के कॉल्स पर है। इस वजह से थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है, जो कि गलत नहीं है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा 17,700 18,000 इस रेंज में थोड़ा सा वक्त बिताएगा। एक बार 18,000 के पार निकल कर टिके तो फिर फ्रेश खरीदारी और बनने की संभावना बनेगी आपके लिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। नीचे 17,800 17,775 की रेंज में अगर आखिरी पौन घंटे में आता है वहाँ खरीदारी कीजिए। 925 975 की रेंज में आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 17,925 17,975 प्रॉफिट बुक करने की जगह है 17,775 17,800 यहाँ पर खरीदारी यहाँ पर खरीदारी करने की जगह। बैंक निफ्टी 40,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। थोड़ा नीचे 40,200 250 की रेंज में आए वहाँ खरीदारी करना चाहिए। 40,200 275 और ऊपर में 40,500 से 40,600 की रेंज है जहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 40,500 40,600 थोड़ा हर्डल दिख रहा है और उसकी वजह यह है कि जब 40,500 के कॉल्स पर 35 लाख शेयर हैं और 600 के कॉल्स पर भी 20 लाख शेयर, तो इस 100 पॉइंट की रेंज में आपके लिए करीबन 55 लाख शेयर कॉल राइटर खड़ा है। तो आपको 500 के आसपास आने पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। नीचे
और दूसरा है कि 40-500 के पुट पर भी 20 लाख शेयर है, तो जिन्होंने पुट बेचा हो तो अब वही सोचेंगे कि 40-500 के आसपास आने पर चलो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, एग्जिट करते हैं, हल्का कर लेते हैं। सो इसलिए 40-500 बड़ा क्रूशियल लेवल है बचे हुए समय के लिए। 3 बजे तक 40-500 के ऊपर टिकते हैं तो ही फ्रेश तेजी करनी चाहिए, या फिर 40-200 के आसपास आने दीजिए इसे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। डेटा में बता दूं आपको, 17,900 ये ऊपर की तरफ 3 बजे तक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकले तो ही ज़्यादा मजबूत होगा। 83 लाख शेयर वहाँ पर कॉल राइटर्स खड़े, तो ऐसा लग नहीं रहा मुझे कि 17,900 के ऊपर बंद होगा आज। तो अप साइड में क्लोजिंग के लिहाज से 17,900 के ऊपर नहीं दिख रहा, और बैंक निफ्टी में भी शायद 40,500 40,600 के ऊपर आप बंद नहीं हो पाएंगे, ये दिख रहा है अभी डेटा के लिहाज से। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय राय अनिल जी की तरफ से। आइए भसीन साहब के भी करते हैं स्वागत। 2:45 बज गए हैं। भसीन के हसीन शेयर्स। वसीम साहब, गुड आफ्टरनून सर। बताएं आपके मॉर्निंग कॉल्स के अपडेट्स, और फिर कहां पर आपको दिख रहा है फ्रेश एक्शन इस समय। हेलो जी भसीन साहब, गुड आफ्टरनून। बताएं सर, क्या है अपडेट्स और आज फ्रेश व्यू कहां पर बन रहा है? हाँ, तो देखिए दीपांशु जी, मैंने दोपहर को भी कहा था, आई थिंक आईटी हैज बॉटम्ड आउट एंड विद अ वीकर डॉलर बिकॉज द ईसीबी रेज रेट, व्हिच मींस द डॉलर हैज टॉप्ड आउट एंड दैट कुड बी गुड न्यूज फॉर बोथ IT and metal. So I have 3 picks for you. All 3 are metal and IT stocks. If you say, I'll start. जी सर, प्लीज बताएं। तो दोनों दिग्गज स्टॉक्स है। सबसे पहले लीजिए विप्रो। विप्रो has definitely bottomed out and now 12-13 times you cannot get a large cap IT at this price. 417-18 में लीजिए, stop loss of 406, 445 का target. Second pick is HCL Tech. Again, one of my favorite stocks. As a disclosure, we have a position in those. 950, 951 में लीजिए, stop loss of 935, target of 970. And SAIL will be the biggest gainer once this export ban goes. And SAIL is a large exporter because weaker dollar means good news for them. So 81.50 पे 82.50 में लीजिए, 78.25 का stop loss, 87 हाफ 88 का टारगेट। ओके, तो सेल पर करनी है खरीदारी। अभी हमने आपके लिए जो खबर बताई थी रेलवे के बड़े टेंडर को लेकर, इनडायरेक्टली सेल को उस टेंडर का तो फायदा होगा ही, साथ ही रेलवे लाइंस के लिए भी टेंडर आ रहा है तो उसका भी फायदा है। साथ ही HCL टेक्नोलॉजीज 970 के टारगेट के लिए यहां पर करें खरीदारी, और विप्रो 445 के टारगेट के लिए यहां पर भी आपको रखनी है नजर। तो पॉजिटिव व्यू भसीन साहब की तरफ से 3 काउंटर पर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंडे को आपसे फिर से करेंगे बातचीत। आइए मुदित जी के पास चलते हैं, मुनाफे वाले मुदित के लिए। बताएं मुदित जी। दीपांशु, एक बिल्कुल इतना बढ़िया ब्रेकआउट है और परफेक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। बाय करके चलना है आयशर मोटर 3464 3464 CMP है, ये स्पॉट के लेवल है। बाय करके चलने की सलाह दे रहे हैं। पहला टारगेट होगा 3520 का, थोड़ा बड़ा टारगेट है। पहला टारगेट 3520, दूसरा टारगेट 3545 और तीसरा टारगेट सिमी जी भी शो पे है। जनरली 3 टारगेट 4 टारगेट सिमी जी देती हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर एक आज स्टॉक में तीसरा टारगेट दे रहा हूँ। तीसरा टारगेट है 3580 का। जिस तरह के चार्ट्स बने हैं 3580 कोई बड़े टारगेट्स नहीं है, ये भी हासिल हो सकते हैं। इतना बढ़िया ब्रेकआउट चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है। 3.5-4% के फ्रेश OI एडिशन आज के सेशन में ऐड हुए हैं। जिस तरह के चार्ट्स है अपसाइड मूव आ सकता है। बड़ा टारगेट 3580 का रहेगा। अगर इंट्राडे टारगेट्स की बात करते हैं तो 3520 से 3545 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 3435 का। 135 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी आयशर मोटर से वो स्टॉक्स जहां पर तेजी करने का इरादा रखते हैं मुदित जी। किरण जी भी हमारे साथ हैं तैयार, और किरण जी से भी राय ली जाए एक बैंक पर जो आजकल बात कम कर रहे लोग, इंडसइंड बैंक। किरण जी जरा इसके चार्ट देखिए, 1140 पर टिका हुआ है। आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है। क्रेडिट स्विस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई थी वो अच्छी भी थी। बताएं सर चार्ट क्या कह रहे हैं? अनिल जी, आज सवेरे पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून आपको और दीप को। देखिए, पहले तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट 1122 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हुआ है और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, तो एक बहुत पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है। मेरा मानना है ये लॉन्ग पोजीशंस रहना चाहिए। 1115 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और पोजिशनली मैं मानता हूँ जो पैटर्न का ब्रेकआउट है वो लगभग 1200 और 1230 ये टारगेट्स के लिए तैयारी हो रही है। थोड़े से छोटे से करेक्शंस आते नजर आएंगे, पर मेरा मानना है कि इंडसइंड बैंक आउट परफॉर्मर रहेगा बैंकिंग सेक्टर में।
ये तो इंडसइंड बैंक है वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त आप सबको। रिएक्शन भरपूर है। कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार है अपनी पिक ऑफ द डे के साथ। पिक ऑफ द डे? हाँ, मैं इतनी गलती थोड़ी करता। ठीक है, एक बार मैंने गुड आफ्टरनून की जगह सुप्रभात बोल दिया। इसका मतलब ये थोड़ी कि सुप्रभात बोल दूँ तो पिक ऑफ द डे ही बोलूँगा, सुबह वाली भी पिक ऑफ द डे ही है। हाँ बंसल जी, पिक ऑफ द डे चाहिए ना आपको? बिल्कुल पिक ऑफ द वीक है अनिल जी, बिल्कुल नहीं है उसका, तो इसलिए आप पिक ऑफ द डे बोल रहे हैं अनिल जी। अगले तो मंडे है ना अनिल जी, तो मंडे तो पिक ऑफ द वीक आएगा, डे नहीं आएगा अनिल जी। तो आपको किसने बोला हमारे पास पिक ऑफ द वीक का बिल्कुल नहीं है? नहीं अनिल जी, ऐसे ही एजम्पशन। आपका एजम्पशन एकदम गलत। आइए पिक ऑफ द वीक बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। और बंसल जी, सोमवार को तो छोड़ दीजिए, मंगलवार को चेक कर लेना वीकली और डेली वाले बिगुल में म्यूजिक में फर्क है। ऐसा मत समझ लेना सेम है कि आपको लगेगा कि हमने सेम बजा दिया ऐसे ही बोल के। अलग अलग है दोनों। बताएं सर। अनिल जी देखिए, हमारा खरीदारी की राय है आईटी स्पेस से। अब आईटी स्पेस से एक चीज सीखी है कि जो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं ना, यहाँ पे विप्सो आते हैं तो हम बड़े वाला स्टॉक लाए अनिल जी, आपके साइज को मद्देनजर रखते हुए। और हमारी खरीदारी की राय है एलटीटीएस पर खरीदारी की राय है, जहां पर एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, आईटी स्टॉक्स में दोबारा से तेजी बन रही है, तो एलटीटीएस खरीद करके चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है 3700 पर, 3700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 3900 का, इवेंचुअल टारगेट 4000 का, तो 4000 के टारगेट के लिए एलटीटीएस में हमारी खरीदारी की राय है। ये एक और स्टॉक है दीप, बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार होता दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक में भी है और मिड कैप आईटी शेयरों में जो जबरदस्त तेजी है ये भागने के लिए तैयार। ये मेरे भी रडार पे था, मैं सोच भी रहा था कि एलटीआई एलटीटीएस दोनों में से, हाँ दोनों में से कौन सा देखो। फिर मैं एलटीटीएस यही देख रहा था जब तक कुणाल जी राकेश जी के रडार पे आ गया और ये तेज दौड़ लगाने को तैयार है। 3900 और 4000 के टारगेट शायद सोमवार को ही आपको इनके दर्शन हो जाए। पिक ऑफ द वीक है। दो चीज़ें सोमवार को सुबह सुबह देखनी कि ये टारगेट आते हैं या नहीं, और दूसरा है कि पिक ऑफ द वीक दूसरी आती है या नहीं कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। हाँ, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। अगस्त के महीने में एफएमसीजी और एनबीएफसी सेक्टर्स में विदेशी निवेशकों ने जमकर दिल खोलकर पैसा लगाया, भरपूर पैसा लगाया। कहाँ लगाया है, कैसे, कितना, डिटेल्स के साथ तैयार हैं कुशल हमारे साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आ रहा है और खासकर एफएमसीजी और फाइनेंशियल्स अगस्त महीने में काफ़ी शानदार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होती हुई दिखी है एफपीआईज की तरफ से। कितना वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए 20 महीनों के अंतराल के बाद दिसंबर 2020 के बाद एफपीआईज ने सबसे ज़्यादा निवेश अगस्त 2022 में इन्होंने किया है। इनफैक्ट अगस्त 2022 में कुल आंकड़ा अगर आप देखें तो 51,204 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जिसमें फाइनेंशियल्स 12,756 करोड़, कंज्यूमर्स एफएमसीजी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 11,163 करोड़, और फार्मा में भी खरीदारी हमें होती हुई दिखी अगस्त महीने में इंटरेस्टिंगली करीबन 8,000 करोड़ रुपए की। यही नहीं, ऑटो शेयर्स और कैपिटल गुड शेयर्स में भी जनवरी 2021 के मुकाबले यहाँ पर सबसे बड़ा निवेश अगस्त 2022 में भी होता हुआ नजर आया। आईटी में हालांकि जिस तरह से हम गिरावट पहले देखते हुए आ रहे थे, उस वजह से कहीं ना कहीं एफपीआईज वहाँ पर थोड़ा सा बिकवाली का रुझान अगस्त महीने में बनाकर चल रहे थे। बट डेफिनेटली बैंक्स और एफएमसीजी यहाँ पर बड़ा फोकस इसलिए भी बना है क्योंकि ऑब्वियसली बैंक्स को लेकर जो आगे की स्टोरी है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो एफपीआईज का भरोसा उस वजह से भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और साथ ही कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, आगे जो फेस्टिव सीजन भी आने वाला है उस वजह से अच्छी डिमांड एक्सपेक्टेशंस भी लगाई जा रही है एफएमसीजी काउंटर्स से, और यही कारण है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है एफपीआईज का बढ़ रहा है। इनफैक्ट परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बैंक्स का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीबन 24% अगस्त महीने में बढ़ा है। साथ ही पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी पीएसयू बैंक्स लगातार हम अपने चैनल पर हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन आपको अगस्त महीने में भी देखने को मिला है। और एफएमसीजी स्पेस में वरुण बेवरेजेस 17% के गेंस इसने भी दिखाए हैं। तो लार्जली एफएमसीजी और बैंक्स यहाँ पर बड़ा फोकस अगस्त महीने में एफपीआईज का बना है। सितंबर में देखना होगा कि वहाँ पर किस तरह का रुझान रहता है।
ओके तो ये है आपके लिए कुछ स्पेसेस जहां पर एक्शन बना है। अब आईटी में रोटेशन आते हुए हमें दिख रहा है, बट हाँ आईटी में वैसे अगर आप देखें तो जमकर बिकवाली ही हुई है। शुक्रिया कुशल ये डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। इन्फो एज इस पर अभी एक मूव आई है और ये बाकी स्टॉक्स की तरह उतना बड़ा मूव अभी तक नहीं दिखा चुका है। बाकी 4-5% ऊपर है, ये 1% ऊपर है, बट अभी ही इसमें एक्शन शुरू हुआ है। सिमी जी जरा इन्फो एज का चार्ट देखें, अभी एक्शन शुरू हो रहा है इसमें, कोई ट्रेड दिखता है? दीपांशु मुझे लगता है कि चार्ट में कंसोलिडेशन है, बट आज का जो मोमेंटम इसमें इसने एक्वायर किया है देख के लग रहा है कि इसमें यहाँ से कामकाजी तेजी देखने को मिल सकता है। 4300 क्रॉस करके सस्टेन करेगा, 4350 का लेवल क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा वहाँ पे, तो फिश बाइंग वहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी। 4350 का क्रॉसओवर का ज़रूरत है, आज का क्लोजिंग उससे ऊपर आना चाहिए, तब जाके इसमें जो नेक्स्ट रैली देखने को मिलेगा वो करीब 250-300 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। 4650 4700 तक जा सकता है, तो 4350 के ऊपर अभी खरीदे, पर कैरी कीजिएगा 4350 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे पाता है तो, और 4650 से 4750 का रेंज नेक्स्ट वीक तक देखने को मिलना चाहिए। ओके तो इस पर एक अच्छी मूव आ सकती है। किरण जी फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन बाकी आईटी के मुकाबले ये पहला काउंटर था जिसमें रैली शुरू हुई थी, बाकी ने 1-2 दिन में अभी कैचअप शुरू किया, स्पेशली आज का, बट ये 3 दिनों से आपको एक्शन में दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें इस हफ्ते ही स्टॉक 11% दौड़ चुका है। अभी भी इसमें मोमेंटम दिखता है किरण जी, या फिर अब ये थोड़ा मुनाफा वसूली में जाएगा और बाकी में आईटी रोटेशन होगा? क्या कहती हैं चार्ट सर इसकी? नहीं दीप, चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। बुलिश वेज का ब्रेकआउट परसों के दिन में देखने को मिला था, लेवल था लगभग 112 का, तो आपका स्टॉप लॉस अभी 112 के नीचे होना चाहिए और पोजिशनली लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करके चलने चाहिए। मेरा मानना है कि ये जो पैटर्न है उसका टारगेट, पहला टारगेट आता है लगभग 127 का, दूसरा आता है 133 का, तो ये दोनों टारगेट्स हासिल होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, तो इधर लॉन्ग पोजिशंस हर डिप में खरीदी करके करने चाहिए। तो हर डिप में खरीदारी करें। फर्स्ट सोर्स सबसे पहला आईटी काउंटर था जिसमें आपने मूव आती हुई देखी, बट अभी भी ये स्टॉक अच्छे मोमेंटम में आ रहा है और यहाँ से आपको अच्छी खरीदारी भी दिखा रहा है। आरबीएल बैंक, इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, 3% ऊपर आपको आरबीएल ट्रेड करते दिख रहा है। सिमी जी आरबीएल का चार्ट देखें जरा, अच्छा मोमेंटम है, कोई राय इस पर? दीपांशु मुझे लगता है कि स्टॉक मोमेंटम में तो है, आज का सेशन तो इसके लिए खराब नहीं है, तो मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि खरीदारी करके जाना चाहिए। स्टॉक में डेली चार्ट में भी अच्छा मोमेंटम है, 128 से ऊपर मुझे लगता है कि 134-35 के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है, तो करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 134-35 का टारगेट मिनिमम होगा और वहाँ पे एक बार व्यू फ्रेश लेना चाहिए। 124 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 134 से 35 का टारगेट नेक्स्ट वीक तक। तो 34-135 के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। आरबीएल बैंक में ये स्टॉक भी दिख रहा है बेहद मजबूत। आज के सेशन में स्टॉक में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, एक स्पेस जहां पर एक्शन दिख रहा है भरपूर और जो है आज की विशेष दिन भी जिसका आज है ईवी डे, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे, और जो कि बार इस थीम की बात होती है, सब लोग बड़े उत्साहित है, कहते हैं कि भविष्य की तो कहानी यही है। तो वर्ल्ड ईवी डे, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डे पर हमने आपके लिए खास पोर्टफोलियो बनाया है और इस पोर्टफोलियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अलग अलग तरह के वो स्टॉक्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना योगदान दे रहे हैं। तो इससे जुड़ी हुई कंपनियां और उनसे जुड़ी हुई खास जानकारी आपके लिए तैयार है। आइए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ तैयार है। आशीष बताइए ईवी पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं? सर काफ़ी सारे नाम हैं, रिसर्च की हमने, लेकिन इसमें फोकस हमारा यही था कि कंपनीज में जो इनकी एग्जिस्टिंग रेवेन्यू ईवी से आती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से सीधे तौर पर इनडायरेक्ट तौर पर आती है, उनके ऊपर फोकस है। ये नहीं कि स्टोरी है कि ये काम करेंगे आगे जाकर ऐसा होगा निवेश करेंगे, उनको इस लिस्ट में हमने शामिल नहीं किया है। कुछ नाम ऐसे हैं ऑब्वियस हैं, सबको पता है, लेकिन कुछ नए नाम भी आपको इसमें सुनने मिलेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर देता हूं जो सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, यानी जेबीएम ऑटो। ये एक कंपनी है जो ईवी बनाती है, खासतौर पर अगर आप देखें तो कमर्शियल व्हीकल जो बसें हैं ये बनाती है और कई राज्य सरकारों से इन्हें ऑलरेडी ऑर्डर्स मिल चुके हैं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जेबीएम ऑटो की तरह भी देखें तो सीधे तौर पर इनका भी ईवी बनाने का कारोबार है और 70% जो इनकी आय आती है वो इलेक्ट्रिक बसों से आती है। तीसरा नाम है टाटा मोटर्स। सबको पता है सर कि टाटा नेक्सॉन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली
व्हीकल कार है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर उन्होंने हासिल कर लिया है। M&M इन्होंने भी जो है XV400 इलेक्ट्रिक में लॉन्च कर दी है और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है, 456 किलोमीटर जो है एक चार्ज में चलेगी। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आपको खास नज़र रखनी है। अब बात करते हैं एंसिलरी स्पेस की, जो कंपनियां ऑटो एंसिलरी स्पेस की हैं लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को अच्छी तरीके से केटर करी हैं और सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज इनकी आ रही है। तो सबसे पहले आप नाम देखें तो सोना कॉमस्टार का आता है, इनमें की 22% जो आय होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आती है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में देख रहा था कंपनी के जो सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं। एक खास प्रोडक्ट है इनका स्टार्टर मोटर, इसका इस्तेमाल टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो फोर व्हीलर होते हैं इसमें किया जाता है। एक और छोटी सी कंपनी मिली है सर, लेकिन कारोबार बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है एलिकॉन कास्ट अलॉय। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं जिनका काम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है। और साथ में अगर आप देखें तो ये JLR के लिए बैटरी हाउसिंग बनाते हैं और इनके कॉन्कॉल हाईलाइट्स में मैं पढ़ रहा था कि FY25 तक इनका लक्ष्य है कि EV से 26% आय लेकर आएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो 10 से लेकर 12% की जो आय आती है एलिकॉन कास्ट अलॉय की, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से आती है। EV इंफ्रा स्पेस की बात की जाए तो टाटा पावर, ये भी स्टॉक आपके रडार पर रहना चाहिए। 2200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इन्होंने ऑलरेडी लगा दिए, 14,000 से ज़्यादा प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन जो है ये लगा चुके हैं। आगे यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है इसमें नाम आता है KPIT टेक का, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म ये बना रहे हैं। टाटा एलेक्सा देखें तो EV के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के साथ ऑटोनोमस ड्राइविंग, क्योंकि फ्यूचर यही है, टेस्ला ऑलरेडी ये कर रहा है, तो इसके ऊपर भी टाटा एलेक्सी काफ़ी बड़ा काम कर रहा है। टू व्हीलर्स की बात की जाए सर तो करीब 61% स्टेक है और जनवरी के महीने में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। TVS मोटर्स ने भी iQube नाम से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है और हीरो मोटोकॉर्प अंत में यहाँ पर एथर एनर्जी में 35% हिस्सेदारी है। सीधे तौर पर इनकी तरफ से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन एथर एनर्जी में स्टेक है, इसके लिए इसे लिस्ट में शामिल किया गया। ओके, तो ये सारे के सारे हैं आपके लिए वो व्हीकल्स जहाँ पर एक्शन है भरपूर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली ये सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़बरदस्त कामकाज करते हुए, अगर आप फ्यूचर की थीम चुनना चाहते हैं तो इनमें से आप अपनी पसंद के शेयर चुन सकते हैं। राइट, बिल्कुल। ये है लीडिंग कंपनी। काफी इंटरेस्टिंग नाम निकल कर आया है जो शायद ऑब्वियसली आपके दिमाग में नहीं है जब हम EV की बात करते हैं। करेक्ट, बहुत सारे इनडायरेक्टली EV में काम करने और कुछ अनलिस्टेड भी हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं। ये आपके लिए जी बिल्कुल। तो चलिए EV थीम पूरा फोकस है और अभी टाटा मोटर्स पर आपने व्यू भी आते हुए देखा है, स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में रहा ही है। और EV की बात करें तो ऑफकोर्स फिलहाल EV बिक्री में मार्केट लीडर भी टाटा मोटर्स है। इन्फो एज पर रखिएगा नजर, अभी जो मैं बात कर रहा था 1.5% ऊपर था थोड़ी देर पहले, अब 2.5% ऊपर हो गया, तो डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट आपको इन्फो एज के चार्ट पर फिलहाल आते हुए दिख रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली चुनिंदा सीमेंट काउंटर्स में, JK सीमेंट आज थोड़ा फिसला है, 3% नीचे है। सुमित जी, वापस एंट्री के लेवल्स हैं क्या ये JK सीमेंट के लिए या फिर थोड़ा और इंतजार करें? दिवांशु देखिए, थोड़ा सा सीमेंट सारे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा फॉल आने दीजिए। आज मंडे को इसके अंदर वापस फिर लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। JK सीमेंट का जहां तक सवाल है, 2820 रुपए तक के लेवल एक बार नीचे में देखने को मिलने चाहिए, तो वहां पे ये वापस से इसके अंदर बाय बनेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जस्ट थोड़ा सा एक अच्छा खासा मूव के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग मोस्टली सारे सीमेंट स्टॉक्स में आज देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा गिरावट क्लोजिंग तक और देखने को मिल सकता है। थोड़ी गिरावट आने दीजिए, क्लोजिंग तक तो और देखने को मिल सकती है, बट वैसे मोमेंटम बरकरार है। एस्ट्रल, इसका भी मोमेंटम बरकरार है। सिमी जी ने ऑफ कोर्स इसको आइडेंटिफाई भी किया था। आज 5% ऊपर है, हालांकि आज ऊपर से थोड़ा गिरा है। इस हफ्ते 11% की तेजी रही है, इस महीने 33% दौड़ चुका है और जो जून का बॉटम लगा था 15 जून के आसपास का, वहां से स्टॉक में 60% की तेजी आ चुकी है। तो एस्ट्रल एक स्टार परफॉर्मर रहा है पिछले 2-3 महीने का। सिमी जी, अभी भी मोमेंटम दिख रहा है एस्ट्रल में? अब तो 2600 के लेवल पर आज गया था, 2650 तक गया था, वहां से थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है आज। जी बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है और एक दिन ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट भी कर रहा है। अभी भी देखो डे हाई से काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है, पर मुझे लगता है कि ओवरऑल जिन्होंने पहले लिया है और होल्ड करने का सलाह मैं उनको देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मतलब पोजिशनल जाना पड़ेगा। 2850 से 3000 तक का टारगेट, 3200 3300 का भी टारगेट यहाँ पे आ सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। और कुछ दिन पहले मैंने 2200 में पहली बार इसमें ब्रेकआउट देखा था और तब मैंने टीवी में दिया भी था, शायद लास्ट वीक को ही दिया था, याद नहीं आ रहा है कौन सा टाइम पर दिया था। कल भी सुबह मैंने BTST 9:30 बजे BTST मैंने दिया था 2480-85 के आसपास और आज 2600 के पार। तो ये स्टॉक मोमेंटम में है और थोड़ा बहुत नीचे अगर मिलता है तो खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 2800 से 2850 का बहुत ही शॉर्ट टर्म का टारगेट है और 30
3200 से 3350 का एक मीडियम टर्म टारगेट इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो सिमी जी का तो बड़ा भरोसा है, 3200 3300 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। तो अब जो ऑलरेडी रैली हो चुकी है वो तो अच्छी है, बट आगे भी ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, यहाँ पर आप रखिए नज़र है मेटल्स पर भी। और मेटल्स के लिए इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और ज़्यादातर ये जो डेवलपमेंट है यूरोप की वजह से। आइए जरा एक बार यहाँ पर समझते हैं क्या चल रहा है। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए क्या है अपडेट। दीपांशु, सबसे पहले कॉपर स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कॉपर में कल ओवरनाइट को 4% की तेजी देखने को मिली थी। इसके पीछे का कारण ये कि चिली की एक प्रमुख कॉपर खदान है, यहाँ पर कर्मचारी ने कहा है कि हड़ताल करने वाले 12 और 14 सितंबर को ये हड़ताल करेंगे। और इसके पीछे का रीज़न है कि कुछ सुरक्षा कारणों की ये मांग कर रहे हैं, कुछ चीज़ें चाहिए इन्हें, तो उसके चलते ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो फिर ये और भी आगे जाके इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे। और ये सिग्निफिकेंट इसके लिए क्योंकि दुनिया भर का 23% जो कॉपर उत्पादन है वो चिली से होता है, और टोटल चिली का 1/3 उत्पादन इसी खदान से होता है। तो यहाँ पर इसका सप्लाई साइड का इशू देखने को मिलेगा। और वैसे भी चाइना के अभी मैं देख रहा था कि वेयर हाउसेज में जो कॉपर की इन्वेंट्री है वो घटी है, यानी मांग यहाँ से इंटैक्ट है, और अगर प्रोडक्शन घटता है तो यहाँ पर एक असर देखने को मिलेगा। तो 2 स्टॉक जो है प्रमुख आपको रखने चाहिए अपने डार पर। पहला हिंदुस्तान कॉपर है, 100% आय इनकी कॉपर से आती है, और हिंडाल्को की 17% आय कॉपर से आती है। तो 2 स्टॉक जो है 12% कम है, 12%। ओके, 12%। तो तुतीकोरिन बंद हो गया तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन कम हो गया, लेकिन 12% है। 3 स्टॉक है सर, 3 स्टॉक। हिंदुस्तान कॉपर ज्यादा, हिंडाल्को 17। बाकी मेटल्स में भी आशीष कुछ चल रहा है? कॉपर में तो हम देख ही रहे हैं बड़ा इंपैक्ट है, बाकी में क्या चल रहा है दीपांशु? बाकी के मेटल्स में भी अगर आप देखें तो बस काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप बता रहे थे कि जितने भी कंसर्न्स है यूरोप की साइड से ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही कि जो यूरोप में मेटल उत्पादन है इसमें आपको सिग्निफिकेंट कट देखने को मिलेगा। यूरोप में जो एल्यूमिनियम की कुल सालाना उत्पादन है वो करीब 48 लाख टन के आसपास है, और जो पूरे एनर्जी क्राइसिस अभी फिलहाल चल रहे हैं इसके चलते करीब 10 लाख टन का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑलरेडी यहाँ पर इम्पैक्ट आ चुका है। तो यहाँ पर एक सप्लाई साइड के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो प्ले आउट करते हुए नजर आएंगे। और जानकारों के हिसाब से अगर आप देखें तो और भी फर्दर यहाँ पर कट देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मनी में हालत बहुत ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी कॉस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद कहा है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना कामकाज बंद कर दिया है, और आगे जाकर ये लिस्ट और भी लंबी होती हुई नजर आएगी। 593 कंपनियों का एक सर्वे किया गया था जिसमें कहा गया कि 1/3 कंपनी ऐसी है जिनके उत्पादन पर सीधे तौर पर असर देखने को मिला है। 25% कंपनी ऐसी मान रहे हैं कि अपने ऑपरेशन को या तो वो शिफ्ट करेंगे, नहीं तो उन्हें अपना कामकाज ठप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बाकी के भी जो मेटल्स हैं, खासतौर पर एल्यूमिनियम है, जिंक है, यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी चाहिए, लेकिन कॉपर सबसे ज़्यादा बचेंगे। 30% कंपनीज बंद हो सकती हैं। 30%, हाँ। बड़ा आंकड़ा आ रहा है अनिल जी, विंटर तक जर्मनी के खुद के एनर्जी होना ही है ना कि वो वैसा है ना कि है ही नहीं एनर्जी, तो करेंगे क्या, कैसे चलाएंगे? चलाने का तो मजबूरी है ना। एक ज़माना होता था जब हमारे यहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती थी जो पानी की कमी की वजह से बंद होती थी। पावर की कमी की वजह से बंद होना तो एक है ही है, लोड शेडिंग तो पानी नहीं होता था कई जगह, तो वो बंद होती थी। आज देखिए हम वहाँ से कहीं, अब एक ज़माना था कि वाटर कट होता था, अब बड़े शहरों में तो कम से कम ये चीज़ें खत्म हो गई, छोटी जगहों में भी अब काफ़ी कम हो गई है इलेक्ट्रिसिटी। पहले मतलब बड़े शहरों में कभी कभार घंटे 2 घंटे जाती थी, छोटे जगहों में घंटे 2 घंटे आती थी। तो अब आप देखो वहाँ से हम लगभग अब काफ़ी कम हो गया। ये तो नहीं कह सकते खत्म हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का पूरा तो बहुत चीज़ें बदल रही है। लेकिन हाँ, यूरोप की समस्याएं तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, और वो तो समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट इसी समस्या पर कुशल भी कुछ रिसर्च लेकर आए, एक इंडियन कंपनी इसी पर। अच्छा। इससे रिलेटेड जो इंडिया में एक कंपनी जिस पर आज इनफैक्ट हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए रेन इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 60% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है, और इसका सबसे बड़ा कारण आप देखिए यूरोपियन इनका एक्सपोजर है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, पर यहाँ पर जो इनकी सब्सिडरी है रेन कार्बन इंक, उन्होंने यूरोप में एक ऑपरेटिंग यूनिट को अस्थायी रूप से बंद किया है, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। तो डेफिनेटली ये एक पहली यूनिट है जो इन्होंने यूरोप में अभी टेम्पररी बंद की है। पर इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि आगे चलकर जिस तरह से विंटर रिसेशन की एक्सपेक्टेशंस है और जो नेचुरल गैस की कीमतें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, उसके हिसाब से इन्होंने कंटीजेंसी प्लान्स भी तैयार कर रखे हैं। तो आगे चलकर अगर यूरोपियन यूनिट्स और इनकी फर्दर बंद होती है तो इनके कुल आय पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। आय पर कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है? आप देखिए, आय का 80% हिस्सा इनका आउटसाइड इंडिया से आता है।
जिसमें अगर आप टोटल रेवेन्यूज के 40% देखें तो वो केवल यूरोप और CIS कंट्रीज से आती है। तो डेफिनेटली यूरोप पर जो निर्भरता है इनकी वो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी थोड़ी देर पहले आशीष भी आपको बता रहे थे कि किस तरह से एल्यूमिनियम का जो उत्पादन है वो कम होते हुए दिखा है। और कंपनी की जो स्पेशलाइजेशन है या जो बादशाहत है, आप देखिए एल्यूमिनियम स्मेल्टर के अनोड बनाने के लिए जो CPC और CTP का इस्तेमाल किया जाता है वो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है आगे चलकर कम होती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से आगे के लिए भी जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, हो सकता है कि और फर्दर यूनिट्स भी रेन इंडस्ट्रीज के लिए बंद होती हुई नजर आए यूरोप में। ओके, तो रेन इंडस्ट्रीज पर इन पर्टिकुलर आप एक बड़ा इम्पैक्ट इस समय आते हुए देख भी रहे हैं और स्टॉक भी 7.5% नीचे है। कुणाल जी जरा एक बार चार्ट देखें सर, रेन इंडस्ट्रीज के सुबह से ही कमजोर है और फिलहाल डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल दीपांशु, देखिए काफी अरसे से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया और एक राउंडिंग टॉप पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना हुआ है। आज हम इसका ब्रेकडाउन आते हुए देख रहे हैं तो चार्ट खासा कमजोर है और बहुत मुमकिन है कि जो करेक्शन आज शुरू हुआ है इसको काफी नीचे और ले जा सकता है। बड़ा सपोर्ट जो है चार्ट पर मुझे 170 के आसपास नजर आता है, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 10% नीचे है। तो 8-10% की गिरावट की गुंजाइश और दिखती है। खरीदारी से बचें, फिलहाल होल्ड करें। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एग्जिट करने की राय। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आया तो ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आया तो एग्जिट करने की राय आ रही है रेन इंडस्ट्रीज पर। ये स्टॉक इस समय फिलहाल कमजोर आपको दिख रहा है। GSPL, गुजरात गैस में आज अच्छा मोमेंटम है। GSPL इसमें भी अच्छी तेजी है। किरण जी 6% ऊपर है GSPL सर, 250 के लेवल्स के पार जा रहा है। डे हाई ऑफकोर्स 262 का बना था, वहां से थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है, बट गुजरात गैस में आज एक रिवाइवल आ रहा है। GSPL भी मोमेंटम में, क्या करना है सर GSPL में? देखिए मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो बहुत ही अच्छा स्विंग टॉप जो था लगभग 250 के आसपास, उसको उसने क्रॉस किया। वापस एक बार रीटेस्ट करते हुए वापस एक बार उधर से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बढ़त देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म के हिसाब से 250 के नीचे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पोजिशनल ये 280 290 के लेवल्स इवेंचुअली आते हुए नजर आ जाएंगे। 280-290 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। GSPL ये मूव कर रहा है। गुजरात गैस में तो ऑफ कोर्स आज मोमेंटम आ भी रहा है, खबरें भी इसको लेकर कुछ चल रही थी जिसकी वजह से स्टॉक तेजी में है। स्पाइस जेट में एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिखा है। सुमित जी जरा स्पाइस जेट का चार्ट देखें सर, एक वर्टिकल स्पाइक अभी अभी आया है, 2-2.5% ऊपर है और पिछले 2-3 मिनट में ये एक्शन हुआ है। क्या हुआ है सुमित जी, स्पाइस जेट के चार्ट जरा देखें। दीपांशु देखिए चार्ट ओवरऑल वीक है, स्टॉक के अंदर बाउंस बैक पुल बैक जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बड़ा तेजी का मूव या तेजी का संकेत देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल एक बार ये बाउंस बैक पुल बैक के अंदर जब तक नीचे में 40-42 का लेवल नहीं टूटता है तब तक एक बाउंस बैक पुल बैक 50 से 55 रुपए तक ऊपर की तरफ स्पाइस जेट पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक बार पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं 50 से 55 के टारगेट्स के लिए, बट फ्रेश खरीदारी अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा अवॉइड करिए, बट बड़ी मूव आ रही है और अभी अभी मूव आई है। 3% का स्पाइक है, इस पर अगर कुछ खरबर होगी तो वो निकालने की कोशिश करते हैं, बट रेडार पर रखिए स्पाइस जेट। आइए सिमी जी के लिए एक बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स का। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बहुत मतलब डेली चार्ट देखेंगे तो एकदम बहुत ही बड़ा सा ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। लास्ट फेवरेट से स्टॉक एक ही रेंज को पार नहीं किया था, आज ये पार कर रहा है, 200 डेमा को भी क्रॉस किया है। स्टॉक का नाम है स्टॉफक्राफ्ट। मुझे मालूम है कि मैं ये स्टॉक दे रही हूँ और अगर सेठी जी और संदीप जैन साहब अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा उन लोगों को। बहुत ही अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट, 200 डेमा क्रॉस कर चुका है और यहाँ पे जितना बड़ा ब्रेकआउट है देख के लग रहा है कि 750 से पहले ये स्टॉक रुकने वाला है नहीं। तो आने वाले नेक्स्ट 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं 750 का टारगेट दे रही हूँ। 750 का टारगेट के लिए स्टॉप क्राफ्ट को खरीद कर थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 650 के नीचे। 750 का पहला टारगेट, स्टॉक वहां पे भी रुकने वाला नहीं है। 800-820 तक भी जा सकता है। एकदम सॉसर फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आज आ चुका है। 200 डेमा भी आज क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे स्टॉक क्राफ्ट में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 750 से 820 तक का एक बिगर टारगेट के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है। तो स्टॉक क्राफ्ट पर रखिए नजर, बड़ी मूव इस पर आती है। चुनिंदा कैश काउंटर्स हैं जहां पर आपको स्पाइक अभी अभी आते हुए दिख रहा है, यहाँ पर रखनी है नजर। थायरोकेयर ये एक और काउंटर है जिस पर आपको मूव आ रही है। 3% ऊपर है थायरोकेयर इस समय, और हमने देखा इस हफ्ते मेट्रोपोलिस भी काफी एक्टिव था। थायरोकेयर में हमने इस हफ्ते 11% की रैली देखी है। मुदित जी, थायरोकेयर
पूरे हफ्ते ही एक्शन में रहा है और 11% मूव के बाद यहां से और मोमेंटम दिखता है सर थायरोकेयर के लिए? बिल्कुल दीप बन सकता है। करीब 3 महीने का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है और 700 इंपॉर्टेंट हर्डल का काम कर रहा था, उस हर्डल को निकाल के उसके ऊपर ही बाइंग देखने को मिल रही है। तो जिस तरह की एक्टिविटी बनी हुई है यहाँ से भी और तेजी बन सकती है। और दीप ये कहूँगा कल के सेशन में बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग आई है। इसका मतलब वहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ कल के सेशन में और आज वहाँ से फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। वो जो कल वॉल्यूम के साथ बाइंग थी वो वॉल्यूम अभी भी बरकरार है चार्ट्स पर। तो जिस तरह के स्ट्रक्चर और डाटा बनते हुए नजर आ रहे हैं, तेजी तो ये दिखाएगा। पहला टारगेट बनेगा 750 रुपए का, 750 निकालता है 780 तक के भी अपसाइड मूव थायरोकेयर में नजर आते हैं। पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। कोई डिप आता है, डिप में भी बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 670 का। ओके, तो 670 का स्टॉप लॉस थायरोकेयर, इस पर रखनी है नजर। ऑल कार्गो ये एक और काउंटर है जो बढ़िया मूव दिखा रहा है, 7.5% ऊपर इस समय ऑल कार्गो ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बंसल जी, कोई राय ऑल कार्गो के चार्ट पर से 7.5% ऊपर? दीपांशु, अच्छा टेक्निकल स्ट्रक्चर है और एक ब्रेकआउट भी चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। खरीदारी की भी राय है, 359 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 381 383 के टारगेट बैठते हैं। ऑल कार्गो पर रखेगा नजर, बढ़िया मूव इस काउंटर पर आ रही है। कैश स्टॉक्स इस समय थोड़े रोटेशन में है, इंडेक्स लेवल पर आप हल्का फुल्का कंसोलिडेशन फिलहाल देख रहे हैं। बट बैन से बेनिफिट क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं? डेल्टा कॉर्प क्या ये बैन से बाहर आएगा या इसको कंपनी देने के लिए कोई और स्टॉक की होगी एंट्री? जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए, लिस्ट डबल होगी या फिर जीरो हो जाएगा? बिल्कुल दीपांशु, डबल ही हो जाएगी क्योंकि डेल्टा कॉप तो 97.5 है प्रिसाइज अभी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। तो यहाँ पर 95% के ऊपर बनी, 80% के नीचे नहीं आई है, तो डेल्टा कॉप तो बैन में बना ही रहेगा। लेकिन एक स्टॉक है जिसमें मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखिए काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्टॉक बैन में आए, मुझे तो याद नहीं आता पिछली बार कब आया होगा। अंबुजा सीमेंट यहाँ पर देखिए 100% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। तो कंफर्टेबली जो है अंबुजा सीमेंट बैन में आ जाएगा। डेल्टा कॉप 98% के साथ बैन में बना रहेगा। ओके, तो डेल्टा बैन में बना रहेगा और अंबुजा कंपनी देने के लिए अब आ रहा है। आशीष जी, दोनों ही स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं। वैसे तो आप पॉजिटिव व्यू कई बार रीआइट्रेट कर सकते हैं, बट अंबुजा स्पेशली अगर किसी ने फ्यूचर्स में पोजीशन ली रखी हो तो? दीपांशु, अभी ये इसको मैं ट्रैक कर रहा था, तो जब ये 95% क्रॉस किया था तो 466 के अराउंड था। तो हमने एक बार बोला कि थोड़ा सा मतलब बुक कर सकते हैं। और मैंने जो भी कहा था कि कंसोलिडेशन हो रही है, थोड़ा नीचे आ सकता है, तो प्रिसाइजली इसलिए था क्योंकि बैन में जब तक कंफर्मेशन ना आए ऐसे हम बोल नहीं सकते हैं। तो उसके चलते दीपांशु, जब इतनी बड़ी मूव आती है बहुत अच्छा लगने लग जाता है, स्क्यूड पोजीशन बनती हैं, तो थोड़ा सा वो करेक्शन भी आता है और बैन में आता है रुपए फॉल के लिए हमने बोला कि एक बार अगर 465 66 के अराउंड बुक करना है। अदरवाइज जिसके स्प्रेड बने हुए हैं उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, क्योंकि अभी 20 दिन और पड़े हैं एक्सपायरी में, 2-5 दिन बैन में रहेगा, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसके बाद निकल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके चलते अगर पैनिक में नीचे आता है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय अंबुजा फॉर मीडियम टर्म। तो अंबुजा पर रखिए नजर, थोड़ा कंसोलिडेशन में, बट कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने स्प्रेड बनाया हुआ है, लंबी सीरीज है, कई दिन बाकी हैं, परेशान होने की बात नहीं है। अगर वैसे पोजीशन है तो थोड़े मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। बट आइए सीमेंट पर ही बात निकली है तो एक बार अरमान से भी जान लेते हैं। सीमेंट सेक्टर आज थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है, बट ये जो जबरदस्त तेजी बनी हुई है, क्या है इसके कारण? क्या ये बरकरार रह सकती है तेजी? आगे का आउटलुक क्या निकल कर आ रहा है? अरमान बताइए। जी देखिए, हमने पहले भी एक लिंक किया था जिसमें हमने आपको ये चीज़ हमारे दर्शकों को समझाई थी कि जब कुछ टाइम पहले की अगर बात करेंगे तो उस समय दिक्कत ये हो रही थी कि डिमांड नहीं थी, रॉ मटेरियल के भाव बढ़ रहे थे, तो ये जो डिमांड है वो पास ऑन नहीं कर पा रहे थे, इस कारण इनके मार्जिन्स पे दबाव आ रहा था। अभी फिलहाल क्या है, जैसे एक तो रेनी सीजन खत्म हो गया है, दूसरा फेस्टिव सीजन आ चुका है, तो अब क्या है, डिमांड में जो दिख रहा है वो डिमांड में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। और इसके चलते क्या है कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि अगर जहां पर हमको अभी जितना हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ है कि लगभग 3 से 6% जो है ये कंपनियों ने ऑलरेडी भाव बढ़ा दिए हैं। मतलब क्या, डिमांड आ गई, भाव बढ़ा दिए। अगर आप रीजन वाइज देखेंगे तो ये तो अभी तक बढ़ा दिए हैं, उसके बाद आगे का आउटलुक क्या है? आगे का आउटलुक में अगर आप उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पे श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट,
और जेके सीमेंट जैसी कंपनियां हैं, वहां पे अब जो भाव है यहाँ से 3 से आप 5 या 6% और बढ़ने का अनुमान है। दक्षिणी क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे, वहां पे अल्ट्राटेक ले लीजिए, रेमको ले लीजिए, इंडिया सीमेंट्स ले लीजिए, दालमिया भारत ले लीजिए, वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 रुपए जो हैं वो प्रति बोरी जो है यहाँ पर भी भाव बढ़ने के अनुमान है। और अगर आप पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे, जहां पर कुछ कंपनियां जैसे नुवोको, दालमिया भारत और अल्ट्राटेक सीमेंट, वहां पे 20 से 25 रुपए की वृद्धि। वहीं पश्चिमी अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिन में भी वहां पर भी 10 से 15 की तेजी हो सकती है। और अगर मध्य क्षेत्र अगर की बात करें, जहां पर मुख्य तौर पर अल्ट्राटेक सीमेंट और बिरला कॉर्प पर फोकस है, तो वहां पर भी अगले 15 दिन में 10 से 20 रुपए की प्रति बोरी जो तेजी है, प्राइस है, वो बढ़ने का अनुमान है। अब ये माना इसलिए जा रहा है कि अब ये जो प्राइस हाइक है वो सस्टेन हो जाएगा, क्योंकि एक तो रेनी सीजन खत्म हो गया है, डिमांड वापस आ गई है और जो ऑलरेडी प्राइस हाइक लिया है वो एब्जॉर्व हो चुका है। तो इस चलते ये माना जा रहा है कि आने वाला समय इन कंपनियों के लिए हो सकता है बढ़िया रहे। ओके, तो ये है सीमेंट कंपनियों पर जबरदस्त एक्शन और बड़ी तेजी बनती हुई आप देख भी रहे हैं, लगातार इन सीमेंट शेयरों में बनती हुई दिख रही है। आशु जी भी सीमेंट शेयर पसंद कर रहे हैं, हम भी लगातार सीमेंट शेयर बोल ही रहे हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने पसंद भी किया। आइए, जय तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। जय, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सा ऑप्शन है? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, स्टॉक ऑप्शन दे रहा हूँ। इंडेक्स में हाई लेवल्स पे थोड़ा दबाव है, हाउएवर नीचे से अच्छी रिकवरी भी देखने मिलती है, बट देन आईटी स्टॉक्स और आईटी सेक्टर डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिवर्सल आज दिखाया और मुझे लग रहा है दिस कैन कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। इसलिए टीसीएस का 3220 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। 74 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, 56 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 74 पर खरीदे, 56 का स्टॉप लॉस रहेगा। 102 और 120 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। तो करीब करीब जो रिस्क है 150 का लॉट है अनिल जी, तो जो रिस्क है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के बराबर ही बनेगा एंड उसी में एक अच्छा एक आइडिया निकल कर आया टीसीएस, हेंस ये रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इन्फोसिस में थोड़ी ज्यादा रिकवरी देखने मिली है आज, बट देन टीसीएस आल्सो विल सी सम गुड फॉलो अप एंड मे बी इज हेडिंग टुवर्ड्स 3300 लेवल्स प्लस। ज्यादा इंडेक्स का सवाल है अनिल जी, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला भी सुबह, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 4700 तक गया ऑलमोस्ट, एंड देन फिर 4500 के ऊपर क्लोज होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अदरवाइज वहीं से फिर से कॉल ऑप्शन देते हैं, बट देन टीसीएस में एक अच्छा खासा क्लोज यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। ओके, तो टीसीएस पर रखिए नजर, बड़ा एक्शन इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है, स्टॉक भी मूवमेंट में है। आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। हाँ जी, मूड माहौल तो ग्लोबल मार्केट्स का बना ही हुआ है, हमारे बाजार भी थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में है, बट डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक 125 अंक ऊपर है, यूरोप 1.5 से 2% ऊपर है, कच्चा तेल थोड़ा ऊपर ज़रूर है, यहाँ पर रखनी पड़ेगी नज़र। रुपया भी स्टेबल है और ऑफ कोर्स आज अगर यूरोप की एनर्जी समिट से कुछ निकल कर आता है तो कमोडिटी प्राइस पर दोनों तरफ का एक्शन वहाँ से आ सकता है, वो भी एक फैक्टर रहेगा। बताएं सर क्या करके जा रहे हैं? दीप, करना क्या है, तेजी की पोजीशन है, होल्ड करिए। 17,800 के आसपास बंद हो रहे हैं, हालांकि डे हाई पर बंद नहीं हो रहे हैं, दिन के निचले स्तरों की तरफ बंद हो रहे हैं, लेकिन 17,800 कम होल्ड कर रहे हैं। क्लोजिंग मेरे ख्याल से 17,840-50 के आसपास आनी चाहिए अगले 10 मिनट में, अगर और नहीं गिरते तो मेरे ख्याल से लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। अगर आप अपना हेजिंग करना चाहें तो 17,600 का पुट ऑप्शन खरीद लें, शॉर्ट है, हेज करना चाहें तो 18,000 का पुट कॉल ऑप्शन खरीद लें, लेकिन लॉन्ग साइड पे बने रहने में अभी हर्ज नहीं दिखता। 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं ही। बैंक निफ्टी 40,400 के आसपास बंद हो रहा है, 200 पॉइंट ऊपर करीबन बंद हो रहा है, यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने में हर्ज नहीं है। आपको पुट ऑप्शन खरीदना है या तो 40,000 का या 40,200 का ले लीजिए, कॉल ऑप्शन खरीदना है तो 40,600 या 40,700 का लेकर हेज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नज़र नहीं आती। चलिए, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। पोजीशन है, बनाए रखें, थोड़ा हेज करके जाएं ज़रूर, क्योंकि हल्का सा कमज़ोर होकर अब बाजार डेज लो पर इस समय क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है। ऊपर से ऑफ कोर्स हमने थोड़ी गेंस गिव अप करी हैं, बट अदरवाइज़ ये हफ्ता काफ़ी एक्टिव रहा है बाजार के लिए। मोमेंटम इस हफ्ते का आपको बढ़िया दिखा था। भारतीय एयरटेल इस हफ्ते करीब 4% ऊपर आपको बंद होते हुए दिखा है। एक नई जान भारतीय एयरटेल इस हफ्ते हमने आती हुई दिखी है। सुमित जी, क्या करना है अगर भारतीय एयरटेल कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, बनाए रखें उसको? जो पोजीशन बना के चल सकते हैं अगले हफ्ते के अंदर। भारतीय एयरटेल के अंदर पॉजिटिव मूव ही देखने को मिलना चाहिए, तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। अगर कोई भी डिप आता है यहाँ से 760-755 की तरफ, तो लोड लेवल्स पे खरीदारी करें।
ऊपर के अंदर 775 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 790 रुपए से लेके 800 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ दिनों में भारतीय एयरटेल में देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करें और डिप्स में खरीदारी करें। ओके, पोजीशन होल्ड करें और डिप्स में करें खरीदारी। ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल, इस हफ्ते आपके लिए बढ़िया परफॉर्मर रहा है। ऑल कार्गो, अभी इसकी बात हो रही थी, स्टॉक पर फोकस था तब 7% ऊपर था, अब 14% ऊपर ऑल कार्गो है। एक और फ्रेश स्पाइक का आपको ऑल कार्गो के चार्ट पर आ रहा है, तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट ऑल कार्गो के काउंटर पर आपने आज बनते हुए देखा है। इस पर रखिएगा नजर, 14% ऊपर है। अभी बात करते करते 7% से 14% ऊपर ये काउंटर हो गया। नजारा टेक, इसमें हमने आज 11% की मूव देखी है। यहां पर भी एक जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। नजारा टेक पर एक बार सिमी जी से पूछा जाए, सिमी जी क्या करना है नजारा में 11% ऊपर आज? दीपांशु, बहुत दिनों के बाद आज का ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट शायद सस्टेन करेगा। अभी फ्रेश खरीदारी के लिए तो शायद आज का दिन देर हो चुका है, बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा रैली ऑलरेडी आ चुका है। पर जहां से दीपांशु ये स्टॉक अभी है और जहां से जिस रेंज से ये स्टॉक रिकवर कर रहा है, मुझे लगता है कि करंट लेवल से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं आना चाहिए। स्टॉक अगर यहाँ पे सब कुछ सपोर्ट ठीक ठाक रहता है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे 850-900 तक भी जा सकता है। पर आज के लिए शायद खरीदना डिफिकल्ट होगा। अगर नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में आता है तो वहाँ पे फ्रेश एक बार खरीदारी करने का सोचेंगे। डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस में ही खरीदना है और पोर्टफोलियो में उठा के रखना है। ओके, तो नज़र रखेंगे। बट बड़ी मूव आपको इस काउंटर में आती हुई दिखी है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, थोड़ी देर पहले जो स्पाइस जेट में आप एक स्पाइक देख रहे थे, ये एक और फैक्टर बना हुआ था। तो कैश स्टॉक्स रोटेशन आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड आज आपको दिखा रहे हैं। 15% हो गया अब ऑल कार्गो। वन वे मूव लिटरली इस काउंटर में आपको बनती हुई दिख रही है। मैक्स हेल्थ केयर एक और काउंटर है जो 9% ऊपर है। क्वेस्ट कॉप, सेठी साहब की पसंद, इस पर भी आपने अच्छी मूव देखी है। तो अच्छी गेंस के साथ कई सारे काउंटर्स हैं जो क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ब्लू स्टार, आई थिंक इसमें कुछ बल्ड डील का एक्शन भी होता है। सुबह हम बात भी कर रहे थे, SBI म्यूचुअल फंड की तरफ से कुछ फ्रेश हिस्सेदारी भी खरीदी गई थी। कुणाल जी, टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड एक स्पाइक ब्लू स्टार के चार्ट में भी आ रहा है, जरा देखें सर इसे। देखिए, बिल्कुल एक बाउंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है दीपांशु। मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की भी राय दी हुई है। ज़बरदस्त चार्ट है, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। एक कंजेशन जो है 1200 रुपए के आसपास है, ये लेवल्स पार हुए तो नए लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में जिन्होंने भी मध्यम से लंबी अवधि के लिए होल्ड किया हुआ है, बिल्कुल होल्ड करके चलें और ऊपर के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए ब्लू स्टार, जिस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड। ये काउंटर भी एक फ्रेश स्पाइक दिखा रहा है। इन्फोसिस, बाकी आईटी की तरह ऑफकोर्स आज ये भी मोमेंटम में रहा है और इतने कॉल्स भी नहीं है। आशु जी की तरफ से भी हमने स्पाइक देखा है, इस पर स्प्रेड आते हुए देखा है और ये स्टॉक भी स्पाइक दिखा रहा है। TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, सारे दिग्गज आईटी काउंटर्स पर रखिएगा नज़र, आपके रेडार पर रहने चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग, एक बार जरा किरण जी से इस पर अपडेट ले लिया जाए। किरण जी, आज सुबह बात भी हो रही थी, आशीष केलकर साहब रेकमेंड भी करके गए थे, वहां से मोमेंटम में भी रहा है, लगभग उन्हीं लेवल्स पर है जहां सुबह बात भी हो रही थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए सर, अगले हफ्ते के लिए भी मोमेंटम देख रहे हैं इसमें? दीप, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है लगभग 141 को, क्योंकि 143 तक गया और उधर से जब रिट्रेस होने लगा, अब तो वीवैप के नीचे ट्रेड करना लगा, तो उधर इंट्राडे के हिसाब से तो बाहर निकल देना चाहिए। अभी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, इनके लिए 138 का स्ट्राइक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 139.30 कैश में ट्रेड कर रहा है, 138 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और फ्रेश मोमेंटम आएगा अगर ये 142, 143 जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर क्रॉस करता है तो ही एक बड़ा मूव अभी आता नजर आएगा। अभी के लिए तो मेरा शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अब एग्जिट रहेगा, क्योंकि इंट्राडे स्टॉप लॉस उस पर ट्रिगर हो गया है। पोजिशनल बेसिस पर अगर आप चाहें तो फिर भी स्टॉप लॉस के साथ इस पर रख सकते हैं नजर। आइए फिर, बहुत इवेंटफुल वीक रहा है। कमजोर ग्लोबल मार्केट्स के बीच हमारे बाजार ने अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और लास्ट 2 दिनों से ग्लोबल बाजार भी अच्छे रहे, हमारे बाजार भी अच्छे रहे। आज ऑफ कोर्स अच्छी ओपनिंग हुई, बट अब वीकेंड से पहले थोड़ी मुनाफा वसूली के साथ अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आईटी में अच्छा रोटेशन रहा और सारे आईटी स्टॉक्स आज मोमेंटम में थे। टेक महिंद्रा इनफैक्ट टॉप गेनर है, 3% ऊपर। इन्फोसिस 2.5% ऊपर। HCL टेक, TCS एंड इवन विप्रो, इस पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। इसके साथ ही अदानी पोर्ट्स 2.5% ऊपर था। इंडसइंड बैंक में आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। मारुति सुजुकी, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, आज वर्ल्ड EV डे भी है, ये सारे काउंटर्स भी पॉजिटिव रहे। ICICI, एक्सिस, यहां पर भी आपने अच्छी खरीदारी देखी है। सीमेंट में रोटेशन था, मुनाफा वसूली थी। अल्ट्राटेक 2% नीचे,
यहाँ पर हल्की सुस्ती कमजोरी थी। ग्रासिम में थोड़ी गिरावट है, 1.5% नीचे। अंबुजा एसीसी का ओपन ऑफर आज खत्म हो रहा है, थोड़ा वहां पर भी आपने मुनाफा वसूली और गिरावट आती हुई देखी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो बड़ी तेजी बनी है उसमें कई सारे स्टॉक्स ऐसे जो जबरदस्त एक्शन में आ रहे हैं। जैन साहब ने भी मैसेज लिख के मुझे भेजा है कि नेस्को, टीडी पावर, गांधी स्पेशल ट्यूब, गुजरात थेमिस बायो, शारदा मोटर्स, जेबी केमिकल, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनके जैन साहब के जेम्स के जो टारगेट्स है वो सारे टारगेट्स आज अचीव हुए। तो आज टारगेट्स अचीव डे है। 9% टीडी पावर मजबूत है, मैक्स हेल्थ केयर 9% मजबूत, आयन एक्सचेंज ये 9% आज चल चुका है, DCM लिमिटेड 10%। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में, और दीप यादव आपको अगस्त सितंबर दोनों महीने हम बोले थे कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन दिखेगा, एंजॉय कीजिए, गणपति उत्सव एंजॉय कीजिए। आशीष, आपने हमारी वो रिसर्च सुनी थी या मिस कर गए? गणपति उत्सव वाले की गणपति के ये 11 दिनों में बाजार बड़ा मजबूत रहता है, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है और इस बार भी वैसा ही हुआ है। अनिल जी बिल्कुल सुनी थी, उस दिन भी सुनी थी और आज दीपांशु ने जो रिपीट सुनाई थी बिल्कुल सुनी थी। अनिल जी आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि नहीं सुनेंगे, और कोशिश करेंगे अनिल जी नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल जहां पे हम जा रहे हैं वहां भी जी बिजनेस का कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे कि वहां भी मतलब हम तो जो इंडियन है वो तो सुने, थाई लोगों को भी सुनाएंगे अनिल जी बिजनेस वहां पे। तो आप थाईलैंड जा रहे हैं? कब, कहाँ, कैसे? अनिल जी बैंकॉक बताया ना, नेक्स्ट वीक वो ईलन मार्केट्स का कॉन्क्लेव है। अच्छा, तो 4-5 दिन का वहां पे सेशंस है मतलब, और काफी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, और आपके चैनल पे अनिल जी उनका वो मतलब एड भी आ रहा है। अच्छा, तो अनिल जी नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूंगा वहां से अगर एक आध दिन शो कर पाया, क्योंकि इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो जरूर कोशिश करूंगा अनिल जी, और सबको साथ लेके, मतलब आप तो निकलते नहीं है जितना मर्जी कह लें, बट हमें तो अनिल जी कुछ ना कुछ करते रहना ना आपके लिए। नहीं हमारे तो, हम तो हस्तिनापुर से सिंहासन से बंधे हुए ना। प्रॉब्लम तो वैसा है, तो हम कहाँ जाए एक्चुअली, हम चाह के भी जा नहीं पाते। हम तो दिल्ली जाते तो वहाँ से शो कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस होती तो भी वही करना पड़ता है। लेकिन आपको ये सुविधा है और वो आपके काम का हिस्सा ही है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो जरूर कोशिश करिएगा वहाँ से जुड़ने की। घंटी की मधुर आवाज़ फिर से आपके कानों में गूंजती हुई 9:15 बजे के बाद 3:30 बजे लगातार दूसरे दिन 17,830 के साथ। तो बंद आना चाहिए आपका 17,840 850 के आसपास, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर यहाँ से बंद आ सकता है। बैंक निफ्टी 40,388 बंद हुआ है, 40,400 के ऊपर की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी 40,425 काइंड ऑफ, तो ये आपके लिए क्लोजिंग हो सकती है, आज की बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी। और सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स नो डाउट 225 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 125 अंक ऊपर नेस्डेक फ्यूचर्स है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त बढ़िया एक्शन भारतीय बाजारों में इस वक्त आता हुआ दिखा है। आज की सेशन में शानदार हफ्ता, शानदार गणेशोत्सव, जहां 11 दिन अब तक बहुत ही मजबूत रहे। अब सोमवार के सोमवार को देखी जाएगी। ऑलमोस्ट 3% ऊपर निफ्टी और 5%, 5.5%, 5.5% आपका बैंक निफ्टी ऊपर हुआ है। तो इतनी तेजी बनी है 8 ट्रेडिंग सेशन में। और अगर आपको लगती है कम तो आपके पास जो कैश के स्टॉक्स है वहाँ देख लीजिए वो कितने परसेंट जुड़े बढ़े हैं, उससे आपको लग जाएगा अंदाजा। बढ़े आगे, चलिए एंजॉय कीजिए वीकेंड, और आप सबको वीकेंड की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका समय देने के लिए, आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। अगले हफ्ते आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।